सुनी, उसमें से क्या बात आपके ध्यान में है? जो भी आपने दिन भर में सुना, उसमें से कोई एक दो बात जो आपके ध्यान में हो, हम तो पहले उसको सुनना चाहेंगे। क्योंकि हम बातें कितनी भी करें, अल्टीमेटली आपने रिटेन क्या किया, आपके अंदर क्या रह गया, उससे तय होता है कि बात करने का कितना सार्थकता है। हम बातें बहुत सारी करें, रिटेन करने का काम नहीं हो तो फिर मतलब नहीं है। तो हम एक बार सुनना चाहेंगे, और कोई प्रश्न हो तो वो भी साथ में आप पूछ लीजिएगा। पर पहले हम सुनना चाहेंगे कि पूरे दिन भर की कौन सी एक दो बातें ऐसी हैं जो आपके ध्यान में बनी हुई। माइक दे दीजिएगा प्लीज़। हेलो सर, नियम पूर्वक आवश्यकता से अधिक सदुपयोग, मतलब जो भी आप एकत्रित कर रहे हो उसका सदुपयोग करना किस प्रकार आप नियम पूर्वक कर रहे हो, ये कल आपका था। बढ़िया। तो इन्होंने जो बात कही वो ये कही कि जब भी हम कोई व्यवसाय कर रहे हैं, जब भी हम कोई उत्पादन कर रहे हैं, तो प्रकृति के नियमों का ध्यान रख के उत्पादन करें और उस सुविधा का सदुपयोग करें। तो एक विकसित मानव की एक पहचान ये है कि व्यवसाय की जगह से वो प्रकृति के नियमों का ध्यान रख के उत्पादन करता है और सुविधा का सदुपयोग करता है। तो ये बात इन्होंने कही। और लोगों से सुन लेते हैं। पीछे माइक पास कर दीजिएगा। नमस्ते सर। नमस्ते। मेरा सवाल आजीविका और व्यवसाय से है कि आज के टाइम में मानव मतलब जो प्रकृति के नियमों का सदुपयोग कम कर रहे हैं, उसका दुरुपयोग ज़्यादा कर रहे हैं, तो उसको कम कैसे करें? दुरुपयोग जो ज़्यादा कर रहे हैं उसको कम कैसे करें? अभी तो 2 लाइन में इस संदर्भ में बताऊंगा, पर उसको बताने के पहले ये पूछूंगा कि कल की कौन सी बात आपको ध्यान में है, वो हमको एक बार पहले बताइए, फिर हम प्रश्न पे आते हैं। सर जी, कल की बात ये ध्यान में है कि जब हमारी कोई भी जैसे गलती होती है तो पहले हम दूसरों को ही ठहराते थे कि पहले ये आपने गलत किया। पहले मेरे को कल अनुभव मैंने किया कि पहले दूसरे को ठहराने के वाले पहले मेरे खुद के अंदर तो झांक लूं, मैंने तो कोई गलती नहीं की मेरी तरफ से। तो ये सर। बढ़िया। तो इन्होंने जो बात कही वो ये कि व्यवहार में जीते समय सामान्यतः जब भी कोई विवाद होता है, झगड़ा होता है, तो हमको हर समय लगता है कि कारण सामने वाला है, कारण दूसरा है, मेरे को छोड़ करके बाकी सब कारण हैं उसके, मैं कारण नहीं हूँ। कल उसको बहुत सारे उदाहरण से हमने बात की थी कि हमको जब गुस्सा आता है तो कहते हैं तुम बात ही ऐसी बोलते हो, तुम काम ही ऐसा करते हो, तुम सुनते ही नहीं हो सामान्य ढंग से, हमको मजबूरन करना पड़ता है। तो हमको गुस्सा आ रहा है तब भी हम कारण आपको पहचानते हैं, और जब आपको गुस्सा आ रहा है तब तो कारण आपको पहचानते ही कर ही रहे हो तुम गुस्सा, तो कारण तो तुम ही हो। तो दोनों ही समय में हम बॉल सामने वाले के कोर्ट में ही डाल के रखते हैं। 2 छोटे बच्चों को भी देखिएगा ना, जब कभी झगड़ा हो जाए, दोनों को अलग अलग बुला के पूछिए गलती किसकी थी, तो बता देते हैं सामने वाले की, भाई ने गलती किया, बहन ने गलती की, इस दोस्त ने गलती किया। ये दूसरे की समस्या और कमियां देखने के तो हम अभ्यस्त हो गए हैं। मैं आपकी कमियां देखता रहूं, आपके सुधार के प्रोग्राम बनाऊं, आप मेरी कमियां देखें, मेरे सुधार का प्रोग्राम बनाएं, इससे चीज़ें ठीक होगी? या मैं अपनी कमियों को पहचान के ठीक करने पे काम करूं, आप अपनी कमियों को पहचान के ठीक करने पे काम करें, इससे चीज़ें ठीक होगी? ये 2 मोड हो सकता है ना। एक ये कि मैं आपकी कमियां देखूं और आपके सुधार का प्लान बनाऊं, आप मेरी कमियां देखें, मेरे सुधार का प्लान बनाएं। एक डिज़ाइन ये है। एक डिज़ाइन ये है कि मैं अपनी कमियां देख करके उसको ठीक करने पे काम करूं,
आप अपनी कमियां पहचान करके उसको ठीक करने पे काम करें, कौन से रास्ते से उपाय निकलेगा? अपनी कमियों को देख करके उस पर काम करने से ही निकलेगा। नहीं तो अभी होता है कि मैं आपको सुधारने का कोशिश करता हूँ, आप कहते हैं मैं तो ठीक ही हूँ। आप हमको सुधारने का कोशिश करते हैं, मैं कहता हूँ मैं तो ठीक ही हूँ। तो इसमें बात ही नहीं बढ़ती कुछ भी आगे, कुछ भी आगे। कल हम संबंध के मुद्दे पर विस्तार करेंगे, तो एक बार फिर से इस पर हम आएंगे। बट ये महत्वपूर्ण बात है कि कभी भी समस्या होती है, हमको हर समय ये लगता है कि कारण तो सामने वाला ही है, गलती तो अगले की ही है, मैं तो साफ सुथरा ही हूँ। आपको भी अपने बारे में यही लगता है कि मैं साफ सुथरा हूँ। हमारे यहाँ हिंदी में कहते हैं दूध का धुला हुआ हूँ। आपको भी ये लगता है कि आप साफ सुथरे हैं, हमको भी लगता है कि मेरी कोई चूक नहीं। एक दूसरे की चूक दोनों को लगती है, तो हमको लगता है आपकी चूक है, आपको लगता है मेरी चूक है। चीज़ें यहाँ उलझती रहती हैं। अब जो उन्होंने पूछा कि आज के समय में, और अभी और लोगों से भी हम सुनने का काम करेंगे, उनके प्रश्न का जवाब देखे। आज के समय में देखेंगे कि ये लोग नियम पूर्वक उत्पादन और सदुपयोग क्यों नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आज उसको और डिस्कस करूँगा। कहीं ना कहीं सुविधा को हमने सम्मान और पहचान से जोड़ दिया है, इसलिए बहुत सारा दुरुपयोग हो रहा है। हम जिन जिन चीज़ों को अपने स्टेटस का सिंबल बना देते हैं, पहचान का सिंबल बना देते हैं, तो फिर मोबाइल अच्छा हो कि ख़राब, अगर नया ब्रांड मार्केट में आ गया है और हमने उसको स्टेटस मान रखा है, तो मेरे पास ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। कपड़े घर में हो चाहे नहीं हो, अगर लेटेस्ट फैशन वाला होना चाहिए तो हम उठा के ले आते हैं, तो दुरुपयोग तो होगा, होगा, दुरुपयोग तो होगा। तो एक कारण यह है दुरुपयोग करने का। दुरुपयोग करने का एक दूसरा कारण यह है कि कहीं ना कहीं सुविधाओं के भोग में ही हमने अपनी जिंदगी का सारा सुख मान लिया है। तो घूम फिर करके सुखी होने का तरीका यही बच गया है हमारे आपके पास। कुछ खा लें, कुछ पहन लें, कुछ पी लें, कुछ ओढ़ लें, कुछ खरीद लें। ये बाजार ही हमको सुखी होने का एकमात्र उपाय दिखता है। कल इसीलिए इस पर बहुत विस्तार से बात किया था कि रुक के थोड़ा देखना शुरू करें कि सुविधा के कारण कितना दुख है आज ज़िंदगी में, और संबंध में एक दूसरे के साथ व्यवहार ठीक नहीं है उसका कितना दुख है। अगर ये दिखना शुरू हो जाए कि दुख के और भी कारण बहुत सारे हैं सुविधाओं के अलावा, तो उससे ये बात भी समझ में आती है कि सुखी होने के लिए उन बाकी जगहों पर भी काम करना पड़ेगा सुविधा के साथ साथ। अभी तो हमको लगता है कि सुविधा वाले सर्कल को ही बड़ा से बड़ा करने से जिंदगी सफल हो जाएगी, सफल हो जाएगी। तो ये दूसरी चूक है जिसके कारण लोग सुविधाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं। पहला है सुविधा को सम्मान से, पहचान से जोड़ देना। सम्मान से, पहचान से सुविधाओं को जोड़ देना, जिसके कारण दुरुपयोग हो रहा है। और दूसरा कारण है घूम फिर करके हमको सुविधा ही सुखी होने का एकमात्र उपाय दिखता है। तो लौट लौट करके सुखी होने का प्लान जब भी बनाना होता है तो उन्हीं सुविधाओं में उलट पलट के देखते हैं। तो हर उम्र वाले अलग अलग तरह से करते हैं। आपकी उम्र वालों को देखेंगे तो कई बार गेमिंग में लगे होते हैं, मोबाइल्स में डूबे होते हैं, रील्स में डूबे होते हैं, मूवी देखने में लगे होते हैं। ठीक, ऐसे हर उम्र की अलग अलग प्रवृत्तियां हैं। छोटे बच्चों को देखिएगा तो खिलौने में लगे रहते हैं, बड़ों को देखिएगा तो उनके अपने अलग खिलौने। हर एज में कुछ ना कुछ सुविधा का रेंज दिखाई देता है और हम उसी में ज़्यादातर समय डूब करके अपना समय बिता देते हैं। आज ये दोनों पर अभी और विस्तार से बात करूंगा। जी,
सर, हमारे जीवन में कभी कभार ऐसी विकट परिस्थितियां आ जाती हैं जिसके अनुरूप हमारे विचार स्तर के अनुरूप हम उसका समाधान नहीं निकाल पाते हैं, तो फिर उसका अपने आप को फिर उस समय संतुलित कैसे रखें सर? ठीक बात है। पहली बात तो मैं यही कहूँगा कि ये विकट परिस्थिति सिर्फ आपके जीवन में आती है, ऐसा नहीं है। यहाँ बैठा हुआ बड़ी मुश्किल से कोई आदमी मिलेगा जिसके जीवन में विकट परिस्थिति नहीं आती हो और नहीं आ रही हो। तो अपने लिए हम देखते हैं तो लगता है कि हमारे साथ कुछ बहुत अजूबा, बहुत नया, बहुत खास, बहुत विशेष हो रहा है। हमको लगता है कि हमारे साथ बहुत खास, बहुत नया, बहुत अजूबा, बहुत विशेष हो रहा है। थोड़ा रुक के देखेंगे ना तो दिखेगा कि ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी में वही चीज़ें घटित हो रही होती हैं जो हमारी ज़िंदगी में हो रही है। तो ये विकट परिस्थितियाँ कोई सिर्फ आपके पास ही नहीं आ रही हैं, हो सकता है आपसे ज़्यादा विकट परिस्थिति वाले लोग भी यहाँ बैठे हों। ठीक है, आपकी तभी उम्र ही 20-22 साल हुई है, इतना दुनिया का धक्का भी नहीं खाए होंगे आप। तो लगता है, हमको लगता है। दूसरा बात मैं ये कहूँगा कि परिस्थितियाँ हमको सीधा नहीं परेशान करती हैं। हमको परिस्थिति का समाधान अगर आता है तो वो परिस्थिति हमको नहीं परेशान करती है। आप सवाल पूछते हैं, अगर उत्तर हमको आता है तो हम परेशान नहीं होते। उत्तर नहीं आता है, वहाँ से टीचर की परेशानी शुरू होती है। ठीक है, वहाँ से टीचर की परेशानी शुरू होती है। अभी हमको लगता है कि आप सवाल पूछ रहे हैं, इससे परेशानी है। रुक करके देखेंगे तो वो तो एक हिस्सा है। अगर हमको उसके ठीक ठीक उत्तर पता हैं तो हम क्यों परेशान होंगे जी? हमारे पास कोई कारण नहीं है फिर परेशान होने का। तो धीरे धीरे समाधान हम हर परिस्थिति का ढूंढ सकें, इसी के लिए इस चर्चा को शुरू किया है कि मानव के जगह पर हम समाधान ढूंढने का काम कर सकें, परिवार के जगह पर हम समाधान ढूंढने का काम कर सकें, समाज की जगह पर हम समाधान ढूंढने का काम कर सकें, और इस पूरे प्रकृति, पूरे अस्तित्व के साथ जीते हुए हम समाधान ढूंढने का काम कर सकें। तो ये पूरा वर्कशॉप समाधान कैसे मिले इन जगहों पर, इसी के लिए है। और आज के दिन में हम ये मानव वाला, स्वयं वाला सारा समाधान का बात कर देंगे। तो आप शाम तक देखिएगा कि इससे जुड़ा हुआ कोई प्रश्न बचता है कि नहीं। कल और परसों में हम परिवार से जुड़े हुए सारे समाधान कर देंगे। देखते हैं उसके बाद कोई प्रश्न बचता है कि नहीं। एक एक करके स्टेप वाइज हम चलते हैं तो धीरे धीरे आइडिया लग जाएगा। जी सर, मेरा प्रश्न है। प्रश्न बाद में, पहले तो हम सुनेंगे कि दिन भर पिछले जो आपने सुना उसमें से कौन सी बात आपको ध्यान में है, वो बता के फिर प्रश्न पूछ लीजिए। मैं फिर से बोलूं? नमस्ते। नमस्ते। दुख और सुख, कल ये प्रकरण चला था जिसके अंतर्द्वंद और सामंजस्य विकसित कैसे किया जा सकता है, उसके ऊपर बात हुई थी। मेरा आज से फिर उसी पर एक प्रश्न भी। कंटिन्यू कर लीजिए प्रश्न। अभी कर देता हूँ, प्रश्न बता दीजिए, अभी रिस्पॉन्ड कर देता हूँ। अंतर्द्वंद के अंदर बात हुई थी सुख की और दुख की। जब कहीं कार्यस्थल पर या परिवार में हम कोई कार्य करते हैं और सामने वालों को जब बताते हैं तो अंतर्द्वंद तो होगा ही, तो वो दुख कैसे हुआ? बढ़िया, इनको भी सुन लेते हैं, फिर आता हूँ। ध्यान रखूंगा मैं इस प्रश्न को। मेरा प्रश्न ये था कि मध्यस्थ दर्शन भौतिकवाद और अध्यात्मवाद से किस प्रकार भिन्न है? क्या यह इन दोनों का समन्वय है या कोई एक तीसरा रास्ता है? और इसी में एक प्रश्न है कि कर्म सिद्धांत को मध्यस्थ दर्शन कैसे देखता है? 2 लाइन का कमेंट है। पहला तो ये कि ये एक नया दर्शन है। ठीक है, अगर पहले लाइन का उत्तर पूछिएगा तो ये एक नया दर्शन है, स्वतंत्र प्रतिपादन है। ठीक है, कि एक व्यक्ति को जो समझ में आया उसको लोगों के साथ उन्होंने शेयर किया है, तो स्वतंत्र दर्शन है। पहले का उत्तर तो ये है। ठीक ठीक।
दूसरा जो आपने पूछा कर्म का सिद्धांत क्या है इस दर्शन में, तो मैं एक ही बात कहूँगा कि एक एक करके स्टेप वाइज जिन बिंदुओं पर चर्चा होती जाए उसको अगर पकड़ेंगे ना, तो किसी जगह पर आपको आपके सवाल का भी उत्तर मिल जाएगा। थोड़ा धैर्य रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी तो हम शब्दों के बोझ में इतना दब गए हैं कि कर्म शब्द का प्रयोग कर लेते हैं। कर्म का मतलब क्या है वो भी हो सकता है कितना पता हो कितना नहीं, मैं नहीं कह सकता हूँ। तो कर लेंगे बात इस पर। सर मेरा प्रश्न कल के उदाहरण से संबंधित है। मैं एक सेकंड रुकिए, मैं इतनी देर से क्या होता है कठिनाई देखिए, मैं जो कह रहा हूँ वो बात भी नहीं पहुँच पा रही है। मैं 3 बार रिपीट कर चुका हूँ कि पिछले दिनों में जो आपने समझा है दिन भर की कोई 1-2 बात जो आपको ध्यान में हो उसको पहले बता दें और फिर प्रश्न पूछ लें। अगर ये 4 बार कहने से भी हम तक नहीं पहुँच रहा है तो हमको रुक के देखना जरूरी है कि परिवार में भी हम कितना सुनते होंगे एक दूसरे को। काम करने की जगह पर भी कितना सुनाई देता होगा हमको सामने वाला। मैं कम से कम 4थी बार बोला हूँ ना, अभी और बोलूँगा। मुझे ये पकड़ना जरूरी है कि हम परिवार में भी कितना अटेंटिवली सुनते हैं एक दूसरे को। ज़्यादातर समय हम अपने प्रश्नों में अपनी बातों को कहने में इतने ज़्यादा खोए रहते हैं कि सुनते ही नहीं है सामने वाले को। हमको लगता है संवाद नहीं हो रहा है। संवाद होगा कहाँ से? हम अपनी दुनिया में खोए हैं, अगला अपनी दुनिया में खोया हुआ है। बात तो तब हो ना जब हम सुन सकें कुछ सामने वाले को और आप सुन सकें हमको। संवाद तो तब होगा ना। अभी हम दोनों ही लोग अपनी अपनी दुनिया में खोए होते हैं। जो हमको बोलना होता है हम बोले जा रहे हैं, सामने वाले का कुछ पता नहीं होता। सामने वाले को जो बोलना है बोले जाता है, उससे संवाद नहीं हो सकता है। कल भी इस पर हमने बात की थी। संवाद की पहली मूलभूत शर्त है सुनना। सुनना। कई बार तो ऐसा होता है कि जब कोई दूसरे लोग प्रश्न पूछ रहे होते हैं ना, तो कुछ लोग सोचते हैं इतनी देर बात ही कर लेते हैं आपस में। उनको ये भी नहीं लगता है कि ये प्रश्न उनके भी तो हो सकते हैं। और अगर यहाँ पर हम किसी के प्रश्न को नहीं सुन पा रहे तो घर में अगला कोई ऐसी बात कहेगा जो मन लायक नहीं होगी, तो अंतर्द्वंद तो शुरू हो ही जाएगा। कैसे नहीं शुरू होगा? अगर हमको सामान्य प्रश्नों को भी सुनने का धैर्य नहीं है, उसको भी हम नहीं कर पा रहे, तो जैसे ही आप घर में कोई ऐसी बात कहोगे जो मेरे मन लायक नहीं होगी, आपका वाक्य पूरा नहीं होता है कि हमारे अंदर हम उबलना शुरू हो जाते हैं। वो लाइन पूरा नहीं होता है कि हम जवाब देना शुरू कर देते हैं। कहाँ से बात होगी? सर प्लीज़। हाँ सर, कल के एक प्रश्न को लेकर के दोबारा आ रहा हूँ मैं। जी जी। कल भरत जी ने कहा था कि एक पड़ोसी ने और उनकी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। हम पड़ोसियों के साथ में कितना अच्छा व्यवहार करें, अगर प्रगति कोई पड़ोसी कर रहा है तो जेलसी डेफिनेटली होगी दूसरे को कि इसके पास है। और बहुत सारे इस दुर्व्यवहार से प्रभावित होकर के पलायन भी कर जाते हैं। ज़्यादातर जो पलायन है वो पड़ोसियों के दुर्व्यवहार के कारण ही होता है। मकान भी छोड़ देते हैं, ज़मीन भी छोड़ देते हैं। तो जब पड़ोसी की समझ में नहीं आता, लगातार ऐसा दुर्व्यवहार चलता रहता है प्रकृति को देख करके, तो उसे कितना सदव्यवहार उसके साथ में करो वो नहीं समझ पाता है। और अंततः व्यक्ति को चाहे उसे कायर समझो, समझदारी समझो, उसकी शांति समझो, वो वहाँ से निकल जाता है और जाकर के कहीं अन्यंत्र स्थान पर पहुँच जाता है। तो ये कल भाव और विचार के अंतर्गत आया था प्रश्न कि भाव हमारे सही होने चाहिए तो प्रगति होती रहेगी समाज में। तो पड़ोसियों के भावों को कैसे ठीक कर पाएँ? क्यों बहुत सारे लोग, बहुत सारे उदाहरण ऐसे जो कि पलायन कर गए। होगा ना। हम एक ही बात कहेंगे, पड़ोसियों के सुधार की चिंता तो हम सबको है। हम सब चिंतित हैं कि हमारा पड़ोसी कैसे सुधरेगा। हमारा एक ही रिक्वेस्ट है कि दूसरे के सुधार के काम को 3 दिन के लिए छुट्टी दे दें, आज कल और परसों के लिए। 3 दिन थोड़ा इस बात पर फोकस कर लें
कि हमारा स्वयं का सुधार और बदलाव कैसे हो सकता है, और पड़ोसी वैसा ही बना रहे तब भी हम अपने तरफ से कैसे ठीक जीने के काम को कर सकते हैं। 3 दिन का प्रयास उस पर लगा लेते हैं, फिर लौट के इसको भी देख लेंगे कि पड़ोसी ठीक हो उसके लिए क्या करें। हम सब इतने परोपकारी लोग हो गए हैं कि अपना घर जला के भी दूसरे का उद्धार करने के लिए बैठे हैं जी। सबको लगता है समाज का उद्धार होना चाहिए, दुनिया का उद्धार होना चाहिए, दूसरों का भला होना चाहिए। अजी बहुत अच्छी बात है, ज़रूर करिए, लेकिन वो सब के बीच में किसी जगह पर थोड़ा अपना उद्धार, अपना भला, अपना भी तो ठीक करने का कर लिया जाए, देख लिया जाए। अगर इस विधि से चलेंगे कि पड़ोसी ठीक होगा तब हम ठीक होंगे, तो दुनिया में 800 करोड़ लोगों के ठीक होने के बाद आपके सुखी होने का नंबर आएगा। अगर आप इसी डिजाइन से चल रहे हैं कि पड़ोसी ठीक हो जाए, घर वाले ठीक हो जाएं, ऑफिस में काम करने वाले ठीक हो जाएं, रोड पर चलने वाले दूसरे लोग ठीक हो जाएं, अगर इसी डिजाइन से हम सोचने का काम करेंगे तो 800 करोड़ लोगों के ठीक होने के बाद हमारे आराम का नंबर आएगा। उसके पहले तो नहीं आ सकता ना जी, कैसे आएगा? अगर आराम का डिज़ाइन हमने ये बना लिया तो उसका फॉल्ट क्या है ये पकड़ना ज़रूरी है कि अब 800 करोड़ लोगों के ठीक होने के बाद ही हमारे आराम का कुछ नंबर आएगा, नहीं तो आएगा ही नहीं नंबर। क्योंकि एक पड़ोसी थोड़ी है आपका, कम से कम 20 पड़ोसी होंगे, शादी विवाह में 100 रिश्तेदार आते होंगे, महीने में 50 लोगों से फ़ोन पे बात होती होगी, ऑफिस या काम करने की जगह जा रहे हैं तो 150 लोग होंगे, बस ट्रेन गाड़ियों में गुजर रहे हैं तो 200-400 लोगों से भेंट हो जाएगी। इतने सारे लोगों के ठीक होने के बाद हमारे आपके सुखी होने का नंबर आएगा अगर हम उस डिज़ाइन से चलेंगे तो। और हालत तो ये है कि एक आदमी को सुधारने में पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है। जो आप कह रहे हैं कि लोग घर छोड़ के पलायन कर जाते हैं, इसका मतलब एक आदमी को भी हम नहीं सुधार पाते। इतने सारों के सुधारने का ठेका लेकर के हम सोचेंगे कि उसके बाद मेरी ज़िंदगी में सुकून आएगा, कब आएगा जी? आप ही गणित कर लो, आप ही गणित कर लो कि कब आएगा। तो हम दूसरों के सुधार को 3 दिन के लिए छुट्टी दे देते हैं, आज, कल और परसों के लिए। ये 3 दिन थोड़ा फोकस कर लेते हैं अपनी तरफ से उन सभी परिस्थितियों में कैसे ठीक जिए उस पर। हम दूसरों के ईर्ष्या, द्वेष, विरोध को तो देख पा रहे हैं, हमारे अंदर कहाँ कहाँ ईर्ष्या है, द्वेष है, विरोध है, एक बार उसका भी तो हिसाब लगाना शुरू करें। वो लगाएंगे ना तो अपने में कुछ बदलाव शुरू होगा। वो नहीं लगाएंगे तो दूसरे का तो हम सब देख ही रहे हैं जी। जिन तरीकों से हमारा अपना जिंदगी ही ठीक नहीं हो रहा, उस तरीके से दूसरे का भी ठीक नहीं होगा, ये पहचानना जरूरी है। जिस दवा को खा के हमारा अपना बुखार नहीं उतर रहा, सभी बुखार के रोगियों को वो दवा बांट भी देंगे तो क्या होगा जी? क्या होगा? तो अगर हम अपनी ज़िंदगी में सुखपूर्वक जीने का उपाय ढूंढ पाएंगे तभी हम दूसरे के लिए भी कुछ कर पाएंगे। तो हमारा रिक्वेस्ट इतना ही है कि 3 दिन के लिए थोड़ा दूसरों को एक बार छुट्टी दे दिया जाए और ईमानदारी से रुक करके अपने लिए देखा जाए कि हमारे जीने की क्या स्थिति है। हमारा ध्यान भी रहता है अपने ऊपर कि नहीं रहता है, ठीक करना तो बाद की बात है। होश भी हमारा अपनी तरफ रहता है कि नहीं, दूसरे क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, ये तो सब हमको पता चलता रहता है। हम क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उसके प्रति भी थोड़ा होश तो रहे। जी आप कुछ कह रहे? हेलो। जीवन विद्या के परिचय से शुरुआत हुई थी और दूसरी थी कि प्रकृति को बिगाड़ने में मनुष्य का बहुत बड़ा रोल है। जी
माइक दे दीजिएगा उधर। इस पर हमने बात की थी कि प्रकृति अगर खराब हो रही है तो ये अपने आप खराब नहीं हो रही है, हमारी आपकी गलत जीवन शैली के कारण खराब हो रही है। ये हवा, पानी, मिट्टी, पेड़ पौधे पहले से खराब नहीं थे, पहले से खराब नहीं थे, हमारी आपकी गलत जीवन शैली के कारण खराब हो रहे हैं। इसीलिए अगर प्रकृति को भी बचाना है तो आदमी को अपना लाइफ स्टाइल ठीक करने की ज़रूरत होगी। ये हवा अपने आप खराब नहीं हो रहा है, पेड़ अपने आप नहीं कट रहे हैं, हमारे आपके जैसा कोई आदमी काट रहा है। और मैं इस पे हर बार ये बात कहता रहता हूँ कि घर में जितने अतिरिक्त सामान हमने इकट्ठा कर लिए हैं ना, हमको ये पहचानना ज़रूरी है कि प्रकृति को ख़राब करने में उतना कंट्रीब्यूशन हमारा भी है। घर में जितने सारे अतिरिक्त सामान हमने इकट्ठा कर लिए हैं, जिनका सदुपयोग हम नहीं कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, वो सब का बोझ किसके ऊपर है? पैसा आपका होगा, लकड़ी आपकी नहीं है, वो तो प्रकृति की है। पैसा आपका होगा, लोहा आपका नहीं है, लोहा तो प्रकृति का है, और वो हम यूज़ करते हैं तो किसी के लिए अनुपलब्ध होता है, अनुपलब्ध होता है। जी नमस्ते भैया, ये नमस्ते। मेरा सेकंड शिविर है। इससे पहले मैं बड़ौदा करके आया था, जहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी थी जिंदा रहने और जीने के धरातल पे। जी जी अब कल आपने बोला कि रुक के देखिए, अगर हम रुक के देखते तो मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, और ये आज मैं यहाँ बैठे बहुत सारे लोगों से भी शेयर करना चाहता हूँ कि वो भी इस चीज़ को महसूस करते होंगे। मैंने 28 साल की उम्र में बहुत सारी बड़ी बड़ी कॉरपोरेट कंपनीज़ के साथ में काम किया है। आपने भी IIT से पढ़ाई करी, आपने भी ये फील किया होगा कि आगे जाके ये सिखाया जाता है कि कंपनी को लॉस मेकिंग बना दो तभी तुम्हें प्रॉफिट है। जबकि आज लोगों को अगर मैं बोलूँगा कि लॉस मेकिंग बन जाओ तुम्हें प्रॉफिट है तो लोग हंसेंगे, ये कैसी बात कर रहे हो। और जब मैं अपनी बात को कहीं रखने की कोशिश करता हूँ तो वो बात तब तक वैलिड नहीं हो पाती जब तक मैं उसको सिद्ध ना कर पाऊँ। और जबकि ये तरीका गलत है। आज देश 55 करोड़ पे 2014 में रुका था, 55 लाख करोड़ पे कर्ज में, और आज 255 लाख करोड़ के कर्ज में। फिर भी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, मतलब GDP भी अच्छा है, ग्रोथ रेट भी अच्छी है। मैंने जब जिस कंपनी को ज्वाइन किया था वो 1000 करोड़ के प्रॉफिट में थी, बंद हुई 9000 करोड़ के लॉस में, 9000 लाख करोड़ के लॉस में। फिर भी आज कंपनी का मालिक तो करोड़ों में है। पर अगर ये बात मैं यहाँ पे किसी को बोलूँगा तो लगेगा यार ये कैसी बात कर रहे हैं। तो जब सिस्टम ही ऐसा चल रहा है कि हमें लॉस मेकिंग ही क्रिएट करना है तो हम प्रॉफिट, और यहाँ पे जितने लोग हैं वो सब बोलेंगे प्रॉफिट मेकिंग क्रिएट करो, मतलब सही करो सही करो सही करो, और वो बोलते हैं गलत करो गलत करो गलत करो, और गलत ही सही है। मतलब देश का प्रधानमंत्री भी गलत ही कर रहा है तभी वो सही हो रहा है। एक्चुअल में अगर वो सही करेगा तो गलत हो जाएगा, तो ऐसा क्यों हो रहा है? इसका क्या जवाब है आपके पास? मैं किसी दूसरे के ऊपर तो कोई कमेंट नहीं करूँगा, तो चाहे प्रधानमंत्री जी हों चाहे कोई और हों, हमारा उस पर कोई कमेंट नहीं करना। आपकी सारी बात के उत्तर में मुझे एक छोटी सी बात कहनी कि जो आदमी अपना सुख जहाँ मान लेता है उसमें वो लग जाता है। तो अगर किसी को लगता है कि कंपनी में लॉस दिखाने से मेरा घर भरेगा और मेरा घर भरने में सुख है, ठीक है, मेरा घर भर जाए उसमें मेरा सुख है, और कंपनी का लॉस दिखाने से मेरा घर भरेगा, तो आदमी उस डिज़ाइन को भी चुन लेता है। वो डिज़ाइन क्यों चुन रहा है? क्योंकि उसको लगता है कि बाहर वो लॉस दिखाने से मेरा घर भरेगा, इसीलिए तो दिखा रहा ना। ये पक्का है ना? थैंक यू। तो अपना घर भरने में उसको सुख दिख रहा है, लग रहा है कि ज़िंदगी उसी से सफल हो जाएगी, क्योंकि जिस तरह की पढ़ाई लिखाई, जिस तरह का वातावरण, जिस तरह का कल्चर उसने देखा है, उससे यही बात दिमाग में बैठ गई है कि कंपनी कहीं भी जाए अगर अपना घर भर रहा है तो सब बढ़िया है।
हम तो इतना ही कह रहे हैं कि थोड़ा रुक करके आंख खोल के देखना तो शुरू करो कि वास्तव में सब बढ़िया है भी कि नहीं। नहीं, पर कंपनी गलत कैसे हुई? मतलब वो इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रही है। आज अगर बैंक की बात करता हूँ, बैंक इतने कर्मचारियों को पैसा दे रहा है और बैंक लॉस में है और लोग उसमें जाके पैसा भी रख रहे हैं। तो मैं तो एक बार भी नहीं कह रहा हूँ कि कंपनी गलत है या सही है, मैं तो सिर्फ इस बात का उत्तर दे रहा हूँ जो आपने पूछा था कि नहीं। आदमी ऐसा क्यों करता है। तो हमें भी ये करने के लिए बोला गया, मतलब जब मैंने अपनी कंपनी एस्टेब्लिश करी तो मुझे ये बोला गया कि तुम्हारे साथ जुड़ के फ़ायदा क्या है। मैंने कहा मैं तो इतना फ़ायदा दे रहा हूँ। बोले फ़ायदा है ही नहीं है तो नुकसान है। वही कह रहा हूँ, देखिए अगर आदमी के देखने का डिज़ाइन ये हो गया है कि अपना घर भरने में फ़ायदा है, ठीक है, तो कैसे दूसरे का देखेगा वो। आप उस मानसिकता को तो पकड़िए। एक पुराना जोक चलता, किसी ने जो है ऐसे ही सर्दी बुखार किसी की दवा बेच रहा होगा 100 रुपया का, ठीक है, बॉटल, ठीक है, तो सबको वो प्रचार में कहता था 100 रुपये का बॉटल ले लो, फ़ायदा नहीं हो तो वापस कर देना, ठीक है। लोग ले गए, ठीक है। आप किसी बीमारी के इलाज के लिए 100 रुपया में बॉटल दे रहे हो, ये गारंटी भी दे रहे हो कि फ़ायदा नहीं हो तो वापस कर देना, ठीक है। तो आदमी ले गया, सब यूज किया, ठीक है, फ़ायदा नहीं दिखा। अगले दिन लाइन से उस कस्टमर आके खड़े हो गए कि भाई इससे तो कुछ नहीं हो रहा और बिगड़ रही हैं चीज़ें, पकड़ो, फ़ायदा नहीं हो रहा। उसने कहा फ़ायदा कैसे नहीं हो रहा है, हर बोतल बेचने पे 20 रुपये का हमको फ़ायदा होता है। तो किसके फ़ायदे की बात कर रहे हैं जी? हर बोतल बेचने से 20 रुपये का फ़ायदा तो हो रहा है, नहीं होता तो वापस करेंगे जी। फ़ायदा तो हो रहा है, 20-20 रुपये का अगर 100 आदमी को बेचे हैं तो 2000 का फ़ायदा है। तो फ़ायदा ही अगर ऐसा देख रहे हैं कि अपना घर भरने में फ़ायदा है, तो भाई फ़ायदा तो हो रहा है। अगर आप फ़ायदा ऐसे देखोगे कि खाने वाले कस्टमर को ठीक हो रहा है कि नहीं, तो फिर दूसरी तरह से देखा जाएगा वो। अभी ज़्यादातर लोगों के देखने का डिज़ाइन ऐसा होता जा रहा है कि भाई हमको फ़ायदा हो रहा है कि नहीं, तो उनको तो फ़ायदा हो ही रहा है ना जी। अगर ऐसा कर रहे हैं तो उनको फ़ायदा नहीं होगा तो क्यों करेंगे। सही है कि गलत है, इस पर अगर आप बात करोगे तो उसी के लिए हम कह रहे हैं कि एक बार रुक के देखा तो जाए कि किसी को धोखा देते समय, किसी के साथ झूठ बोलते समय, बेईमानी करते समय, चोरी करते समय आप अपने अंदर आराम में रहते हैं यहाँ भाव की जगह पर कि परेशान और तनाव में रहते हैं। मैं भी सवाल ही पूछ रहा हूँ। पर बात तो तरुण सर वाली आ गई। कल तरुण सर ने भी यही पूछा था कि मुझे लग रहा है कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही है और मैं पहुँचाने के लिए सहयोग भी कर रहा हूँ, पर अगला उस बात को समझना ही चाह रहा। वो तो बार बार यही कह रहा है कि तुम गलत हो और इस दुख को कैसे जिए। वही देखिए, अगले के सुधार को अभी 2-3 दिन के लिए थोड़ा छुट्टी देते हैं, ठीक है। अगले के सुधार को 2-3 दिन के लिए छुट्टी देते हैं। देखिए, अगले को सुधारने में डबल जिम्मेदारी होती है। अपनी तरफ से ठीक जीना भी होता है, ठीक बात को ठीक ढंग से कहना भी होता है। ये डबल जिम्मेदारी है उसमें। ठीक बात भी कहनी होती है, ठीक ढंग भी होना उतना ही जरूरी है। तो ये जो दूसरे के सुधार पर अगर करना भी चाह रहे हैं ना, आप दूसरे को कंप्यूटर का एक्सपर्ट बनाना चाह रहे हैं ना, डबल जिम्मेदारी है। अपना भी कंप्यूटर का एक्सपर्ट होना चाहिए और दूसरे को स्टेप वाइज पकड़ाने आना चाहिए हमको। नहीं तो बहुत सारे लोग अच्छे कंप्यूटर के एक्सपर्ट होने के बावजूद अच्छे टीचर नहीं हो पाते हैं। बहुत सारे लोग किसी चीज़ में, आप हो सकता है सिलाई के एक्सपर्ट हों, कढ़ाई के एक्सपर्ट हों, खाना बनाने के एक्सपर्ट हों, गाड़ी के एक्सपर्ट हों, दूसरे को सिखाने में डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी। खुद की एक्सपर्टीज़ भी चाहिए और अगले को स्टेप वाइज आगे बढ़ाने का आर्ट भी चाहिए। ये दोनों चाहिए। अभी पहले पहला तो देख लें है कि नहीं हमारा, फिर दूसरे को भी देख लेंगे जी। पहले अपनी एक्सपर्टीज़ की जगह से तो देख लें कि हम ठीक जी रहे हैं कि नहीं, फिर इसको भी देख लेंगे कि दूसरे को ठीक होने की जगह से क्या करें। और आप समाज के प्रश्न पूछ रहे हैं, अभी समाज पर आएंगे तो उस पर भी बात कर लेंगे। अभी मानव पर बात कर रहे हैं, थोड़ा उसको बात कर लें। परिवार पर बात करेंगे, थोड़ा उसको बात कर लें।
फिर ये जितनी सामाजिक समस्याएं हैं इस पर भी बात कर लेंगे। और किसी भी समस्या को ठीक करने की बात करेंगे, कोई एलियन आके नहीं ठीक करेगा, कोई दूसरे ग्रह से प्राणी नहीं आएगा उसको ठीक करने के लिए, खराब करने के लिए भी वो नहीं आया है। तो ठीक करने की बात जब कभी भी करेंगे तो उपाय सोचने की जिम्मेदारी भी हमारे आपके ऊपर ही बनती है। नमस्ते सर। नमस्ते। जैसे कल 3 चीज़ों पे फोकस किया गया, समझ, भाव और विचार, ये तीनों हमारे भीतर ही है। जब हम इन तीनों चीज़ों को नियंत्रण में लाते हैं और अपने ऊपर काम करते हैं तो बाहरी वातावरण और आंतरिक वातावरण हमारा जो है वो बदलने लगता है। दूसरी चीज़ आपने बताई कि बिना घायल किए हुए बोल सके और बिना घायल हुए सुन सके, ठीक है। और एक अच्छे मानव की जो परिभाषा बताई कि जो मानव सुख समृद्धि पूर्वक जीता है और दूसरों को भी सुख समृद्धि पूर्वक जीने में सहायता करता है, वही अच्छा मानव है। थैंक यू। बढ़िया, थैंक यू। माइक दे दीजिएगा प्लीज। यस सर। नमस्ते सर। नमस्ते। कल सर आपने वो जो शोले का असरा नहीं बताया था कि सुपरियरिटी कॉम्प्लेक्स और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, तो वास्तव में वो आधे को अपन ऐसे छोड़ रहे हैं कि हमारे से तो बहुत पीछे हैं, ये तो बहुत नीचे हैं, हीन भावना से ग्रसित, और आधों ने हमको छोड़ दिया है। तो हम वास्तव में अकेले हुए जा रहे हैं और ये टेंडेंसी समाज में हमारे में बढ़ रही है। तो ये दिखता है, और मतलब ये कल के बारे में मैंने बताया। और एक थोड़ा सा ये प्रश्न थोड़ा क्लियर करना आप कि जैसे माता है, माँ है, तो उसका केयरिंग नेचर होता है बच्चे के प्रति, और पिता का एक अनुशासन रहता है घर में, परिवार में। बॉस हैं तो कंपनी के मैनेजमेंट में उसका एक अनुशासित और थोड़ा गाइडेंस के साथ में इंस्ट्रक्शन वाला रोल होता है। तो अनुशासन और ये सब चीज़ें कायम करने के लिए थोड़ा सा तो स्ट्रिक्ट तो होना पड़ेगा। तो अपन तो सहयोग और सम्मान पूर्वक जब काम लेने की बात कर रहे हैं तो उसमें तो ईगो विसर्जित करके एकदम पूरा अच्छे से घुल मिल के काम करवाना होता है। तो ये थोड़ा ईगो मेंटेन करके हो काम, या कैसे मतलब सम्मान और सहयोग से एज अ बॉस या घर में एज अ पिता जो है वो तो अनुशासन तो रखना पड़ेगा कंपनी में किसी जगह पे। तो कैसे वो अनुशासन मतलब कायम किया जाए? वही कैसे हम बाहर चीज़ों को ठीक करेंगे, इस पर हम धीरे धीरे आएंगे। अभी के लिए तो हम एक छोटा सवाल पूछ के आपको छोड़ देंगे कि थोड़ा ये देखिए कि ईगो जितनी देर आप में रहता है, अहंकार जितनी देर आप में रहता है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जितनी देर आप में रहता है, ठीक है, जिसका मतलब है कि हम अपने को कहीं ऊपर मानते हैं, दूसरों को नीचे मानते हैं। सारे अहंकार का बहुत सामान्य मतलब यह है कि हम अपने को कहीं ऊपर मानते हैं, दूसरों को कहीं नीचे मानते हैं। आप सिर्फ इतना ऑब्जर्व करना शुरू करिए कि ऐसे सिचुएशन में आप खुद आराम में रहते हैं कि नहीं, जिसके साथ ऐसा जी रहे हैं उसको स्वीकार होता है कि नहीं। हम उस ईगो के साथ, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के साथ खुद आराम में रहते हैं कि नहीं, ये देखा जाए। जिसको नीचे मान के जी रहे होते हैं उसको स्वीकार होता है कि नहीं। ये 2 प्रश्न पूछ के मैं अभी छोड़ दूंगा कि देखा जाए कि ये दोनों लोग आराम में रहते हैं कि नहीं। हमने जो अपने को ईगो के साथ यहाँ खड़ा कर लिया है तो उससे हम आराम में रह पाते कि नहीं। और ये जिनको हम तुच्छ मान रहे हैं, ठीक, नीचा मान रहे हैं, वो आराम में रहते हैं कि नहीं। और हम मूलतः आराम में रहना चाहते हैं कि परेशान होना चाहते हैं, ये देखा जाए। कल मुझे आपकी पूरी बात में जो सबसे इम्पोर्टेंट लगी कि हमें यहाँ पे जो आए हैं तो कई लोगों का संगोष्ठी में जो है आपने बोला कि कई लोग बोल रहे थे कि हम आए हैं सीखने के लिए और सिखाने के लिए, लेकिन आपका ये कहना है कि हम सीखने और सिखाने के बीच में मतलब हम सबसे पहले अपने ऊपर अप्लाई कर पा रहे हैं नहीं, कोई चीज़ जानना और अपने ऊपर अप्लाई करना। तो मेरे को सबसे इम्पोर्टेंट बात आपकी ये लगी कि ये चीज़ें अभी एज ए नॉलेज जानना और अपने जीवन में उतारना तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जानने के बाद अपने जीवन में उतारना, बाद में दूसरों को सिखाने का सोचेंगे। ये मुझे कल की लर्निंग लगी। बिल्कुल ठीक बात है। इधर माइक दे दीजिएगा। इनको सुनने के बाद फिर कुछ समरी करके मैं आगे बढ़ा देता हूँ।
कल का जो हमारा सेशन था उसमें कार को लेकर बहुत ही मंथन हुआ और मैं भी रात भर मंथन करता रहा। सुखपूर्वक खुद जीना और सुखपूर्वक दूसरों को जीने देने के लिए एक उपाय मेरे मन में आया कि मैं 17 लाख की कार की जगह अल्टो कार जो 4 लाख में आती है उसको मैं खरीदूं। मंजिल पर वो भी पहुंचा रही है, मंजिल पर वो भी पहुंचा रही है। बाकी 17 लाख रुपए मेरे पास बचे, 14 लाख रुपए, 13 लाख मैं उनको बांट नहीं दे रहा हूं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि मेरे इस घर के सामने जो अल्टो कार खड़ी है दूसरों के घर के सामने भी अल्टो कार खड़ी रहे। उसका उपयोग मैं अपने विवेक से करूं और मैं ऐसा चित्र देखूं कि मेरे पास भी कार है और दूसरों के पास भी कार है। मैं ऐसा सोच रहा था, सही है गलत है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि कल का जो दर्शन था उसमें मैं ऐसा कर सकता हूं। बढ़िया, सोचा जाए। मैं 10-15 किन्हीं का कोई और अर्जेंट क्वेश्चन तो नहीं? माइक दे दीजिएगा, इनको रिस्पॉन्ड करके फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। मेरा क्वेश्चन है कि हम स्नेह और प्रेम विश्वास को निरंतर कैसे रखें, इस और कल सुबह से हम इसी पर चर्चा शुरू करेंगे। व्यवहार को हम निरंतर कैसे रखें? कल सुबह से हम चर्चा इसी पर शुरू करेंगे कि ये विश्वास, सम्मान, स्नेह जो शब्दों को भी हम प्रयोग कर रहे होते हैं ना, इनका मतलब क्या है और कैसे इनको बना के रख सकते हैं। लेकिन इसको कुछ हद तक रख सकते हैं, आगे वाले व्यवहार फिर चेंज हो जाता है, तो फिर हम अंत में उसका अपमान या इससे हमारे अंदर आ ही जाती है। आती है ना, ये सब हमको पता है। मैं भी यही कह रहा हूँ कि अभी तो विश्वास, सम्मान, स्नेह जैसे शब्दों से तो हम परिचित हैं। इनका तात्पर्य क्या है, इनका मतलब क्या है, कैसे इसको ज़िंदगी में बना के रख सकते हैं, ये सब के लिए हमने अपने अपने हिसाब से कुछ मान रखा है। कुछ आपने भी मान रखा है, कुछ मैंने मान लिया है, कुछ इन्होंने मान लिया है, कुछ इन्होंने मान लिया है। कहीं बात करने की भी जगह नहीं है जहाँ हम बात करके देख सकें कि इन सब शब्दों का वास्तव में मतलब क्या है, कैसे हम अपनी ज़िंदगी में इसको लाने का काम कर सकते हैं। जगह भी नहीं है आज के दिन की पूरी पढ़ाई लिखाई में, पूरे घर परिवार के सिस्टम में, क्योंकि जिन कामों में पैसा नहीं कमाया जा रहा है वो सब काम आज के दिन बेकार के काम माने जाते हैं। जिन कामों के रिटर्न में पैसा घर में नहीं आ रहा हो उन कामों का कोई अहमियत नहीं है, आज कोई अहमियत नहीं। तो करेंगे, कल सुबह से हमको उसी पर बात शुरू करनी है। पर पहले एक बार मानव के रूप में हमारे अंदर चीज़ें कैसे चलती हैं उसको थोड़ा पकड़ना तो शुरू करें। हो सकता है बहुत सारी चीज़ें वहाँ तक पहुँचते पहुँचते हल ही हो जाए, तो देख लेंगे संबंध वाला कल। माइक पास कर दीजिएगा। क्योंकि वास्तविकता को समझे बिना शब्दों से पेट किसी का नहीं भरता है। आपको प्यास लगी है, पानी रूपी शब्द से आपकी प्यास बुझेगी या पानी रूपी वस्तु को पीने से प्यास बुझेगी? दिखता है ना, पानी शब्द का माला 108 बार जपिए कि 1008 बार, ठीक है। प्यास नहीं बुझने वाली है। प्यास तो जब कभी भी बुझेगी तो पानी रूपी वस्तु को पीने से बुझेगी। तो वस्तु को पकड़ने की तरफ हमको आपको धीरे धीरे बढ़ना ही होगा। मानव शब्द तो हम दोहराते ही रहते हैं। वस्तु के रूप में मानव क्या है, अभी थोड़ा और बात कर दूंगा उस पर, फिर देखते हैं लौट करके कि उस दृष्टि से मानव को देखते हैं तो चीज़ें हल होती हैं कि नहीं। जी प्रशांत भैया। भैया आपने बहुत ही सरल और बहुत साधारण उदाहरणों से बहुत सारी चीज़ों को ध्यान दिलाने का प्रयास किया था कल। एक आपने कहा कि आपको पता है आपके घर में कितने कपड़े हैं, कितने ड्रेसेस हैं, तो कोई मतलब बहुत ऐसा कोई नहीं था जो बता पा रहा था। फिर आपने कहा ऐसा कितने सामान है घर में ऐसे जो 6 महीने या साल भर से आपके उपयोग में नहीं आए। फिर आपने बोला
कि अगर कोई चीज़ रोशनी में ढूंढ रहा आदमी और उसकी चीज़ गिरी तालाब में है, तो किसी ने पूछा कि यहाँ क्यों ढूंढ रहे हो, कि यहाँ रोशनी है, कि वो कहाँ गिरी थी वो चीज़, कि तालाब में। तो ये आपने ध्यान आकर्षित किया। फिर आपने बताया कि अगर मैं चल के जा रहा हूँ और रास्ते में कोई कुर्सी आ रही है, मैं उससे टकरा रहा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ कि किसी को इतनी अकल नहीं है, कुर्सी कहाँ बीच में रख दी। और अगर कोई और इससे टकरा रहा है तो मैं उसको ये कह रहा हूँ कि देख के नहीं चल सकते क्या, इतनी बड़ी कुर्सी नज़र नहीं आ रही तुम्हें। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपने दिए जो ध्यान में आते हैं। तो ये कंटेंट की स्पष्टता, क्योंकि मुझे मेरा ध्यान ही नहीं है असल में, मैं तो वो जब तक ध्यान नहीं है तब तक कंटेंट मेरे लिए एक कहानी की तरह है जो मैं उसे सुन रहा हूँ। और जैसे ही कंटेंट उदाहरणों पे ध्यान जाता है, जब मेरा अपने पे ध्यान जाता है, तो फिर ये चीज़ें अंदर जाना शुरू होती है, ऐसा मुझे महसूस। बढ़िया। तो मैं फिर से इनकी बात के बाद यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इतने दिन तक तो सामने वाले को सुधार ही रहे हैं जी, और नहीं सुधर रहा है तो झेल रहे ही हैं। 3 दिन और झेल लीजिए और 3 दिन के लिए सामने वाले को छुट्टी दे दीजिए। चौथे दिन हम सामने वाले का भी सब उपाय कर लेंगे कि क्या किया जाए। पर 3 दिन थोड़ा अपनी तरफ से तो देखने के काम को किया जाए कि हम कहाँ कहाँ क्या क्या जी रहे हैं और उसमें क्या चीज़ें ठीक हो सकती हैं। तो कल चर्चा हमने इस जगह से शुरू किया था कि अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के प्रयास में हम सुविधा को, सामान को, घर को, मकान को, बिजनेस को, मोबाइल को, कपड़े को, जूते को, गाड़ियों को, घड़ी को, ये सब को बेहतर करने के प्रयास में लगे। घर की एक एक डिजाइनिंग का मैचिंग करने का कोशिश करते हैं कि कलर के साथ वो शेड मैच कर जाए, उस शेड के साथ लगी हुई तस्वीर मैच कर जाए। ये सारी कोशिश हम कर रहे हैं। ये सारी चीज़ों को अच्छा करने के साथ साथ मनुष्य खुद अच्छा हो कि नहीं हो। कपड़े अच्छे पहन लें, जूते अच्छे पहन लें, चश्मा अच्छा हो जाए, घड़ी अच्छी हो जाए, अच्छी बात है। ये सब को प्रयोग करने वाला जो मानव है वो खुद अच्छा हो कि नहीं हो। आदमी का सोच, आदमी का विचार, आदमी का व्यवहार, आदमी का आचरण, आदमी का जीना, ये ठीक हो कि नहीं हो। मैं यूथ वर्कशॉप जब भी लेता हूँ ना, तो हर बार लड़के लड़कियाँ जब प्रश्न पूछते तो मैं उनको विवाह के बारे में जब भी पूछते ना, मैं सबको एक ही बात कहता हूँ कि अगर शादी के पहले तुमने लड़के का पैकेज देखा था कि कितना है, तो लौट करके उम्मीद भी तो इसी बात का करो कि पैकेज का पैसा मिलेगा तुमको। ये कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वो तुमसे बराबरी का भी व्यवहार कर ले? ये कैसे उम्मीद कर सकते हो कि तुमको डोमिनेट नहीं करे? ये कैसे उम्मीद कर सकते हो कि तुम्हारी बात को पूरा सुने? तुम शादी के पहले ये सब चीज़ें देखे होते तब तो तुमको वैसा लड़का मिलता। अगर तुम लड़का वैसा देख रहे हो जो दिखने में अच्छा हो, या पैकेज अच्छा हो, या बड़े शहर में रहता हो, तो वो चीज़ें मिल जाएंगी। जिन क्वालिटीज़ पर आप देख रहे हो मिलेगा तो वही ना जी। ऐसे ही अगर हम लड़की की उठा के ला रहे हैं, शादी कर रहे, ठीक है, तो हमको ये पहचानने की तो ज़रूरत होगी ना कि अगर हम रूप देख के ही ला रहे हैं, रंग देख के ही ला रहे हैं, तो कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि घर में वो सासू के साथ व्यवहार भी ठीक कर ले? भाई जो देख के लाए हो वही तो मिलेगा। जिसको देखने का काम ही नहीं कर रहे हैं वो मिलेगा कैसे जी? हम जिन पैरामीटर पर अगले को जांचने का काम कर रहे हैं मिलेगा तो वही ना। तो अगर ध्यान ही हमारा कपड़े, जूते, मोबाइल, घर, गाड़ी, मकान, दुकान, उसी की मैचिंग सेट करने में और उसी को बढ़ाने में लगा है, तो वो सब के बीच में आदमी कैसे ठीक हो जाएगा? ये उम्मीद करना उचित है क्या? कपड़े अच्छे पहना रहे हैं तो कपड़े अच्छे हो भी रहे हैं, मोबाइल अच्छा लाने के लिए मेहनत कर रहे हैं तो आ भी रहा है घर में। लेकिन ये कपड़े, मोबाइल, मकान, जूते, बिजनेस के बीच में अगला हमसे व्यवहार भी ठीक से करने लगे, ठीक है, हमारी बात को सम्मान और शिष्टता के साथ सुने, बीच में काटे नहीं, हमको डोमिनेट नहीं करे, समानता का व्यवहार करे,
ये चीजें आएगी कहाँ से जी? आएगी कहाँ से? ये तो आदमी के ठीक होने से आएगा ना। ये कपड़े बदल लेने से थोड़ी आएगा, ये बिजनेस में थोड़ा प्रमोशन हो जाने से थोड़ी आएगा, ये नौकरी में थोड़ा इंक्रीमेंट मिल जाने से थोड़ी आएगा। तो ये सारी चीज़ों के ठीक होने के साथ साथ आदमी का खुद का ठीक होना तो जरूरी है ना। मानव के रूप में अगर हम और आप ही ठीक नहीं होंगे तो ये बाकी सारी चीज़ों के ठीक होने का मतलब क्या है? इसी को ध्यान दिलाने के लिए इस पर भी बात किया था कि आज परिवार में जो समस्या दिखती है, समाज में जो समस्या दिखती है, प्रकृति में जो समस्या दिखती है, चाहे परिवार में रिश्तों के टूटने की समस्या दिख रही हो, चाहे समाज में चोरी, डकैती, हत्या, बलात्कार, भ्रष्टाचार, युद्ध, हिंसा, आतंकवाद जैसे अपराध दिख रहे हों, ये सब को करने वाला आदमी है, मानव है। अगर ये मानव ठीक नहीं होगा तो पहले के ज़माने में चोरी होती होगी तो लोग अनाज उठा के ले जाते होंगे, आज के ज़माने में चोरी होती है तो सोना उठा के ले जाते हैं। अब डिजिटल ज़माना आ गया है, तब चोरी घर बैठे कर सकता है, उसको आने की भी ज़रूरत नहीं है आपके घर। पहले तो अनाज और सोना किसी को लेना हो तो आपके घर आएगा, सेंध मारेगा, उठाएगा, ले जाएगा। इस डिजिटल ज़माने में तो हजारों किलोमीटर दूर बैठा कोई आदमी जिसका चेहरा भी कभी आपने नहीं देखा होगा और उसने भी आपका नहीं देखा होगा, वो भी वहाँ बैठे अकाउंट खाली कर देते हैं। और इतने केसेस बढ़ने लगे हैं कि मोबाइल के रिंगटोन में आजकल शुरू में जो है ना, कई सारी कंपनियां 1 मिनट का भाषण देती, ठीक है, इसी बात का, साइबर सिक्योरिटी का। तो आदमी ठीक नहीं होगा तो तकलीफ ये बनी ही रहेगी कि समय के साथ हम अपने ताले की क्वालिटी इम्प्रूव करते हैं, चोर अपने कटर की क्वालिटी इम्प्रूव करता है, चोरी बराबर होती रहती है, बराबर होती रहती है। तो मनुष्य ठीक नहीं होगा, उसकी मानसिकता ठीक नहीं होगी, उसका दृष्टि ठीक नहीं होगा, उसका सोच विचार ठीक नहीं होगा, उसका व्यवहार ठीक नहीं होगा, उसका देखने का नज़रिया ठीक नहीं होगा, तो ये जितनी समस्याओं को हम समाज में झेल रहे हैं ये होते ही रहेंगे, बने ही रहेंगे, ये कहाँ ख़त्म होंगे। तो चाहे परिवार की समस्या हो, चाहे समाज की समस्या हो, चाहे प्रकृति में हवा, पानी, मिट्टी के खराब होने की समस्या हो, केंद्र में जो आदमी है उसका ठीक होना जरूरी है। कल मैं इसी को सिंपल उदाहरण से कह रहा था कि कमरे में अगर किसी नाले से गंदा पानी आ रहा है और हम कमरा साफ करना चाहते हैं तो पहले नाला बंद करने का ज़रूरत होगा, ना कि पहले कमरे में झाड़ू पोछा वाइपर मारेंगे। तो आदमी का जो ये गलत जीवन शैली हो गया है, उसकी दृष्टि ठीक नहीं है, मानसिकता ठीक नहीं है, सोच विचार ठीक नहीं है, समझ और विवेक ठीक नहीं है, तो वो हिस्सा पहले ठीक करने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर उसको नहीं ठीक कर रहे हैं तो बाकी सारी चीज़ें कितनी भी हो जाएंगी, समस्या वहीं के वहीं खड़ी रहेगी कि नहीं। आज के दिन हम हर चीज़ को बचाने पे लगे हैं, गाय बचाओ, पेड़ बचाओ, धरती बचाओ, ठीक है, अच्छी बात है, ना बचाए मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ ये सबके केंद्र में जो आदमी है ना, उसको बचाना जरूरी है। अगर आदमी आदमी नहीं बना और जैसा बना हुआ है ऐसा ही रहेगा, न गाय बचेगी, न धरती बचेगा, न पौधा बचेगा, न कुछ और बचेगा। ये नासमझ आदमी अगर रहेगा तो कुछ भी नहीं बचने देगा जी, कितना भी बचाने का कोशिश करिए। तो ये नासमझ आदमी समझदार नहीं होगा, उसकी मानसिकता ठीक नहीं होगी, तो बाकी कितना भी कुछ बचाने का कोशिश कर लें, बचेगा नहीं, कुछ बचेगा नहीं। सर, मैं सुखी नहीं हूँ, ये अनुभव हर मनुष्य को होता है। हर कोई कहता है कि मेरा दुख कोई समझ ही नहीं सकता, मेरी कितनी तकलीफ है, कोई समझ ही नहीं रहा है। तो ये विचार हर मनुष्य के अंदर आते हैं, तो फिर वास्तविक सुखी कौन है? ठीक कह रहे हैं।
हर आदमी को ये लगता है कि मेरी ज़िंदगी में कुछ कमी है, कुछ अभाव है, कुछ परेशानी है, इतना तो पता चलता है। लेकिन ठीक कैसे हों उसका उपाय या तो पता नहीं चलता है उसको, हो कैसे ठीक हो, आए कैसे ज़िंदगी में सुख, या तो उसका उपाय पता नहीं चलता है, या जो पता चलता है उसको दौड़ के जब पूरा करने जाता है ना, करने के बाद दिखता है कि आए थे जिसको हीरा समझ के वो कांच का टुकड़ा निकला। तो बहुत बार जिंदगी की दौड़ ऐसी चलती है। मैं कहता हूँ ये स्थिति ऐसी होती है कि खुले मैदान में अगर आप देखेंगे ना तो ऐसा लगता है कि 2-3 किलोमीटर बाद आसमान ऐसा धरती से मिल रहा है। ठीक है, क्षितिज ऐसा मिल रहा है, क्षितिज कहते हैं उसको हिंदी में, कि आसमान ऐसा धरती से मिलता हुआ दिखता है। यहाँ खड़े खड़े तो आपको लग सकता है कि 3 किलोमीटर बाद मिल रहा है, अगर 3 किलोमीटर चलते हैं ना तो दिखता है कि वो वापस 3 ही किलोमीटर दूर है। तो बहुत बार जिंदगी में समझ के अभाव में, सही शिक्षा संस्कार के अभाव में हमने इतने सारे गलत तरीकों को सुखी होने का उपाय मान लिया है कि सारा दौड़ के भी जिंदगी खत्म नहीं होती। तो अब आप पूछेंगे कि सुखी कौन है, तो उसका उत्तर यही है, जो मानव के रूप में स्वयं, परिवार, समाज और इस पूरे प्रकृति अस्तित्व में व्यवस्थित होकर के जीना जानता है, वही सुखी हो सकता है। इसमें जहाँ कहीं भी अव्यवस्था होगी, अंतर विरोध होगा, कंट्राडिक्शन होगा, वहाँ आदमी दुखी होने के लिए बाध्य है, चाहे हम हों कि आप हों कि कोई और हो। और मज़े की बात है कि ये अंतर विरोध बाहर नहीं होता है, ये अंतर विरोध हमारे अंदर होता है। सुख और दुख कहाँ होता है? बाहर कहीं होता है या हमारे अंदर होता है? कहाँ होता है? अंदर होता है। कल ब्रेक में भी कुछ लोग ये बात कह रहे थे कि बाहर देखिएगा ना तो सुख और दुख नहीं है, बाहर परिस्थितियां हैं, अनुकूल हो सकती, प्रतिकूल हो सकती, आसान हो सकती, कठिन हो सकती। तो ये जो परिस्थिति है ये बाहर है, कभी अच्छी मिलती है, कभी खराब मिलती है, कभी अनुकूल मिलती है, कभी प्रतिकूल मिलती है, दोनों तरह का मिलता है। ये जो सुख दुख होता है ना, ये हमारी मन स्थिति में होता है, ये बाहर की परिस्थिति में नहीं होता है। आंतरिक चीज है, अंदर होने वाली चीज है। सुख अंदर हो रहा है, बाहर नहीं। दुख भी अंदर हो रहा है, बाहर नहीं। इसीलिए आप देखेंगे उसी एक परिस्थिति में एक आदमी उतना दुखी नहीं होता है, एक आदमी बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान हो जाता है। उसी परिस्थिति में एक आदमी को उतना गुस्सा नहीं आता है, दूसरे को इतना गुस्सा आता है कि लैपटॉप और मोबाइल पटक देता है। दोनों तरह के लोग दिखते हैं ना, दोनों तरह के लोग दिखते हैं। उसी परिस्थिति में एक आदमी थोड़ा कम जवाब देता है, एक आदमी इतना चीख चिल्ला के जवाब देता है कि पूरा मोहल्ला जान जाए कि इसको कुछ हो गया है। तो ये जो सुख और दुख होता है ये इस स्थिति में होता है। बाहर की परिस्थिति सुखी दुखी नहीं होती है, सुखी दुखी हम होते हैं। तो हमारे अंदर जब अंतर विरोध होता है, अव्यवस्था होती है, तो मेरे दुख का कारण बनता है। हमारे अंदर जब संगीतमयता बनी रहती है, सामंजस्य बना रहता है, व्यवस्था बनी रहती है, अंदर का तालमेल ठीक बना रहता है, तो हम सुख में बने रह पाते हैं। तो हम लोग बार बार कहते हैं कि ये जीवन विद्या का प्रोग्राम संसार को ठीक करने के बाद सुखी होने का प्रोग्राम नहीं है, वो होना भी नहीं चाहिए। संसार को ठीक करने के बाद अगर सुखी होने का प्रोग्राम बनाएंगे तो क्षितिज जैसा 3 किलोमीटर दूर ही रहेगा हमारा सुख हमेशा। क्योंकि ये 800 करोड़ लोग और बाहर की सारी परिस्थिति कब ठीक होगी ये तो मैं भी नहीं बता सकता।
इसमें कितने दिन लगेंगे ये तो आज मैं भी नहीं बता सकता हूँ। लेकिन बाहर की परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, हम अपने को ठीक रखना सीख लें और फिर वातावरण को ठीक करने में भी कंट्रीब्यूट कर सकें। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि वातावरण को ठीक नहीं करना है, पर वातावरण को भी कौन ठीक कर पाएगा? जो अंदर से शांत, सामान्य और सहज रहेगा वो वातावरण को ठीक कर पाएगा। या आपकी बात को सुन के हमारे अंदर गुस्सा आ जाए, आग लग जाए, हम क्रोधित हो जाएं, विरोध में आ जाएं, नाराज हो जाएं, इरिटेट हो जाएं, तब हम वातावरण को ठीक कर पाएंगे? या जब हम शांत रह पाते हैं, सामान्य रह पाते हैं, सहज रह पाते हैं, अपने अंदर व्यवस्था में रह पाते हैं, तब हम वातावरण ठीक कर पाएंगे? कब कर पाएंगे दीदी? जब अंदर से ठीक रहेंगे तभी। तो ये पूरी जीवन विद्या हमको धीरे धीरे वो समझ देती है कि परिवार की अलग अलग परिस्थितियों में हम कैसे संतुलित रह सकें, समाज की अलग अलग परिस्थितियों में हम कैसे संतुलित रह सकें, प्रकृति और अस्तित्व की अलग अलग परिस्थितियों में हम कैसे संतुलित रह सकें। ये सब जगह पर मेरी मन स्थिति कैसे ठीक रह सके, जीवन विद्या इसका उपाय देती है। और उस ठीक मन स्थिति के साथ परिस्थिति को भी ठीक करने का काम करेंगे। तो हम परिस्थिति को छोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, उससे भागने की बात नहीं कर रहे हैं, उसको बेहतर नहीं बनाएंगे ये बात नहीं कह रहे हैं। लेकिन परिस्थिति को बेहतर हम कब बनाएंगे? जब हम संतुलित रहेंगे तब, या जब हम ही फिसल जाएंगे तब। अगर दूसरे को हम सपोर्ट देना भी चाहते हैं तो हम कब दे सकते हैं? जब हम ग्राउंडेड हैं, फर्म हैं, खड़े हैं, स्थिर हैं, तब हम दूसरे को सपोर्ट दे सकते हैं। या जब हम ही फिसल के बह रहे हैं धार में, तब सपोर्ट दे सकते हैं। ये पहचानना जरूरी है। तो बाहर की परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, अपना मन स्थिति का ठीक रख पाना और फिर परिस्थिति को ठीक करने में भागीदारी कर पाना। सुखी होने का डिजाइन देखेंगे तो ये है, क्योंकि सुख और दुख अंदर हो रहा है, कहीं बाहर नहीं हो रहा है। बाहर नहीं हो रहा है, बाहर तो परिस्थिति बन रही है, अच्छी या बुरी, अनुकूल या प्रतिकूल, फेवरेबल या नॉन फेवरेबल, परिस्थिति बाहर बनती है। हमको अगर समझ इतना है कि हम अपना मन स्थिति ठीक रख सकें और परिस्थिति को ठीक करने में कंट्रीब्यूट कर सकें, तो हमारे अंदर कोई विरोध नहीं आता है। अब स्थिति ये बनती है कि आप अगर विरोध से कुछ कहते भी हैं ना, हमको उस समय संतुलित रहने आता है और आपके विरोध को भी धीरे धीरे ठंडा करने आता है। अभी तो डिजाइन ऐसा है कि आप एक विरोध का बात कुछ कहते हैं ना, हम भी पलट के आग में घी डालना नहीं भूलते, पेट्रोल डालना नहीं भूलते। अभी जो हमारा डिज़ाइन है ना, वो डिज़ाइन ऐसा है कि आप 2 लाइन विरोध का कहते हैं, किसी भी कारण से कहें, हम जो उस पर जवाब देते हैं ना, वो उस आग के ऊपर पेट्रोल डालने जैसा काम करता है, घी डालने जैसा काम करता है। और हम कहते हैं कि इसमें हमारा क्या कसूर। उसने कुछ अपमानजनक कहा, यहाँ तक तो कुछ मेरे हाथ में नहीं था, ये बात सच है। तो जब आप हमको अपमानजनक कुछ कह रहे हैं, वहाँ तक तो मेरे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में नहीं है। लेकिन मैं उसमें घी डालूंगा कि पेट्रोल डालूंगा कि पानी डालूंगा, ये तो मेरे हाथ में था जी, ये आपके हाथ में नहीं था। तो आपने विरोध से व्यवहार किया मेरे साथ, अपमान से व्यवहार किया मेरे साथ, असहयोग से व्यवहार किया मेरे साथ, यहाँ तक तो बात सही है कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था, आपके हाथ में था। लेकिन उसके बाद मैं उसमें आग में घी डालता हूँ कि पेट्रोल डालता हूँ कि पानी डालता हूँ कि बर्फ़ डालता हूँ,
ये तो मेरे हाथ में है ना जी, ये आपके हाथ में थोड़ी है। आप थोड़ी ये डिसाइड कर सकते हो कि मैं उस आग में पानी डालूंगा कि पेट्रोल डालूंगा। ये डिसीजन तो मेरा होगा कि नहीं? ये डिसीजन तो मेरा होगा ना कि मैं उसमें क्या करूंगा। तो अगर अपने पास वो कला आ जाए कि हम स्वयं को भी संतुलित रख सकें और फिर वातावरण और परिस्थिति को ठीक करने में भी योगदान दे सकें, तो परिस्थितियां तो कठिन आती हैं, लेकिन वो हमारे अंतर विरोध का, अंतर विरोध का मतलब है अंदर के विरोध का कारण नहीं बनती है। अंदर की व्यवस्था हमारी नहीं टूटती है। अंदर उसी शांति और सहजता में बने रहते हुए हम बाहर की परिस्थिति को ठीक करने पे काम करते हैं। उपाय तो जब कभी मिलेगा तो इसी विधि से मिलेगा। अगर उल्टी विधि से चलेंगे कि परिस्थिति ठीक हो तब हमारी जिंदगी में सुकून आएगा, तो हम संसार के आखिरी आदमी होंगे जिसकी जिंदगी में सुकून आएगा कि नहीं। अगर हम ये सोच रहे हैं कि ये वातावरण, परिस्थिति, बाकी सब लोग ठीक हो जाएंगे तब हमारी ज़िंदगी में सुकून आएगा, तो हम संसार के आखिरी आदमी होंगे जिसकी ज़िंदगी में सुकून आएगा। क्योंकि ये सब ठीक होने में तो जितना टाइम लगेगा जी लगेगा। सर, एक और प्रश्न है कि विचार स्वयं में, अर्थात मनुष्य विचारों का स्वामी है। तो जैसे एक एग्जाम्पल है कि शमशान घाट पे जाते हैं तो वहाँ हर मनुष्य बैठा है, वो मुर्दा जल रहा है, कहता है कि एक दिन हमें भी यहाँ आना है, क्या साथ लेके आए हैं, क्या साथ लेके जाएंगे, मीठी वाणी बोलिए, अच्छा व्यवहार करिए, एक दूसरे का सम्मान करिए। लेकिन वही वापस घर आते आते वही विचार नियंत्रित हो जाते हैं और वही मनुष्य झगड़ा करने लगता है। तो ये विचार नियंत्रित क्यों हो जाते हैं? क्योंकि अभी हमने अपने विचारों को वातावरण के ऊपर छोड़ दिया है। तो जैसा वातावरण मिलता है, विचारों के स्वामी हो तो सकता है आदमी, ये बात ठीक है, लेकिन आज देखिएगा तो आज तो मनुष्य का विचार वातावरण का गुलाम है। आज तो मनुष्य का विचार वातावरण का गुलाम है। ये टीवी का एडवर्टीजमेंट तय करता है कि हमारे घर में कौन सा सामान आएगा। ये क्रिकेट का स्टार और फिल्म का स्टार तय करता है कि हमारी लाइफ स्टाइल कैसी होगी। आप देखे होंगे पिछले 10-15 सालों में ना, एंड नो ऑफेंस टू एनीवन प्लीज़, पिछले 10-15 सालों में ना बच्चों के बाल कटाने के डिज़ाइन भी बदल गए हैं। ये कोई इसलिए नहीं बदले हैं कि कौन सा बाल शरीर के लिए अच्छा है और कौन सा खराब है। इस पर किसी ने शोध नहीं किया है, इस पर कोई रिसर्च नहीं हुआ है। ये बाल का डिज़ाइन सिर्फ इसलिए बदला है कि हमारे कुछ सो कॉल्ड जो ट्रेंड सेटर हैं उन्होंने वो सेट कर दिया है। आप देखे होंगे 15-20 साल पुराना नाई आज का बच्चा बाल नहीं कटवाना चाहता, उससे नहीं कटवाता। तो एक एक चीज़ों में देखेंगे कि आज विचार कैसे सेट हो रहा है। ये तो वातावरण सेट कर दे रहा है जी, सेट कर दे रहा है। छोटे बच्चों से पूछिए क्या करना है, कहते हैं फिल्म स्टार बनना है, ठीक है, कहते हैं क्रिकेटर बनना है। हमारे बिहार में तो आजकल काफ़ी पॉपुलर हो गया है क्रिकेट, ठीक है, क्योंकि एक आधे स्टार पिछले आईपीएल में बहुत अच्छा परफॉर्म कर दिए हैं। तो पहले उतना क्रेज़ नहीं था हमारे यहाँ क्रिकेट का, लेकिन अब तो हर पैदा हुआ बच्चा कहता है क्रिकेटर बनना है, फिल्म स्टार बनना है, ठीक है। तो अभी तो हमारे विचार वातावरण के गुलाम होके बैठे हैं। इसीलिए तो एडवर्टीजमेंट वाले इतना करोड़ों पैसा खर्च कर रहे हैं जी। उनको पता है कि हमारे विचार कैसे बनते हैं, ठीक है। लोग रिसर्च कर रहे हैं उस पर और उसी के हिसाब से चला रहे हैं, इस पूरे सिस्टम को चला रहे हैं। अगर सचमुच आदमी, उसी पर हम लोग बात कर रहे हैं कि ये विचारों को, भावों को वातावरण का गुलाम बना के रखेंगे या समझ नाम की कोई चीज़ भी अपने में होगी जो हमारे भाव और विचार का आधार बनेगी।
हमारे भाव का, विचार का रिमोट कंट्रोल किसी दूसरे के हाथ में ही हमेशा घूमता रहेगा, या अपने समझ का कोई आधार भी हम इसको देंगे? हम लोग यहीं से तो सारी बात कर रहे हैं कि कॉन्स्टेंटली ये रिमोट कंट्रोल अभी हमने दूसरे के हाथ में दे दिया है हर चीज में। पिछले 20, 25, 30 सालों में देखेंगे भारत में तो कपड़ा पहनने का ढंग भी बदल गया। ये कोई इसलिए नहीं बदला है कि इस पर बहुत शोध हुआ है कि कौन सा कपड़ा शरीर के लिए अच्छा है और कौन सा खराब है। ये शोध नहीं बदल रहा है, ये तो कुछ लोग उसकी सेटिंग करते हैं, चाहे मीडिया से करें, चाहे एडवर्टीजमेंट से करें, चाहे यूट्यूब से करें, कि इंटरनेट से करें, और फिर सब उसको करते हुए दिखाई देने लगते हैं। तो गुलामी तो उस तरह की हो गई है कि हमारा विचार, हमारा भाव भी कोई और कंट्रोल कर रहा है। और ये कंट्रोल इसीलिए कर रहा है क्योंकि समझ वाली जगह पर हम काम नहीं कर रहे हैं। ये कंट्रोल कोई इसीलिए कर लेता है कि हम अपने भाव और विचार के प्रति सजग ही नहीं हैं, अवेयर ही नहीं हैं, होशपूर्ण ही नहीं हैं। तो वो सब हमारे अंदर डंप होता रहता है, हमको पता भी नहीं चलता है, पता भी नहीं चलता है। तो स्थिति तो ऐसी है जी। इसीलिए समझने पर इतना जोर दे रहे हैं हम लोग कि अगर ये समझ वाला हिस्सा नहीं होगा ना, तो ये भाव और विचार ये फ्लोटिंग रहेगा। अगर समझ वाला हिस्सा नहीं होगा ना, तो ये भाव और विचार फ्लोटिंग रहेगा। वो बह के कहाँ जाएगा ये हवा तय करेगी, ये हवा तय करेगी। फिर वो कहते हैं हमारे यहाँ कि जो है 4 शराबी एक बार रात में चढ़े, चांदनी रात में, कि नौका में चलेंगे। ठीक है, तो चढ़ गए नाव में, और वो जो चप्पू होता चलाने के लिए, ठीक है, जिससे नाव चलाते हैं, वो चप्पू मारना शुरू किए। पूरी रात भर चप्पू मारी उन्होंने। ठीक है, सुबह जब एक की नींद खुली थोड़ी नशे में, तो उसने कहा यार बहुत दूर आ गए होंगे, चलो अब जरा वापस चलने का भी तो इंतजाम करें कुछ। दूसरे ने जब आँख खोली तो कहा यार जगह थोड़ी जानी पहचानी सी लग रही है। ठीक है, तो तीसरे ने कहा हाँ यार ये जगह तो वही है जहाँ हम लोग रोज़ शाम को आया करते हैं। ठीक है, तो फिर चौथे ने देख के बताया कि जो नाव जिससे बंधा हुआ था खूंटे से ना, उसको खोलना भूल गए थे। तो वो वहीं बंधी पड़ी है, शराब के नशे में चप्पू मारे जा रहे हैं पूरी रात। तो इस डिजाइन से अगर चलेंगे ना, तो फिर तो कहाँ पहुँचेंगे ये कहना बहुत मुश्किल है, मुश्किल है। हम अगर अपने भाव के प्रति सजग नहीं हैं, विचार के प्रति सजग नहीं हैं, ठीक है, कोई निश्चित आधार उसको नहीं दे रहे हैं, तो फिर वातावरण जहाँ बहा के ले जाता है वहाँ जाता है। वही आज के दिन जनरेशन गैप के नाम से दिखाई देता है कि हर जनरेशन में हवा की दिशा बदल जाती है, रुख बदल जाते हैं। ट्रेंड सेट करने वाले कुछ और बेच रहे होते हैं। हर 10-15 साल में वो डिज़ाइन बदल जाता है, तो हमको लगता है जनरेशन गैप हो रहा है। पहले 20-25 साल में वो ट्रेंड बदलता था, तो 20-25 साल में जनरेशन बदलता था। आज तो हालत ये हो गई है कि हर 5 साल में ट्रेंड बदल जाता है। ठीक है, हर 5 साल में ट्रेंड बदल जाता है। तो जेन जी के बाद अल्फ़ा बीटा गामा सब लगाए जा रहे हैं लोग। मिलेनियम, जेन जी, अल्फ़ा बीटा बनानी पड़ेगी 50 कैटेगरी। जितने दिन में वो ट्रेंड बदल देंगे, उतने दिन में लोग बदले हुए दिखाई देंगे, दिखाई देंगे। और हर चीज़ में खान पान, रहन सहन, चलना उठना, बैठना, बोलना, ये सब तरीके हमारे प्रभावित हो रहे हैं आज के दिन बाहर से। आप अपने यहाँ का फूड हैबिट भी देखेंगे ना, पिछले 15-20 सालों में बदल गया होगा। ठीक, आप अपने खाने की आदत देखिए और अपने घर के बच्चे के खाने की आदत देखिए, बदला हुआ मिलेगा आपको, आपको भी मिलेगा।
ये इसलिए नहीं बदल रहा है कि कोई बहुत शोध हो रहा है इस बात पर कि कैसा खाना मनुष्य के लिए अच्छा है और कौन सा स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी है, इससे नहीं बदल रहा है। ये तो हवा में, वातावरण में, मार्केट में पैसे के लिए हम डाल देते हैं और वो चीज़ें फैल जाती हैं। जी नमस्ते सर। नमस्ते सर, जैसे मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अपने खुद के मन में क्या चल रहा है वो अपन को उसी पे काम करना चाहिए। जी। अभी 2-3 दिन पहले की बात बताती हूँ। मेरा अभी बच्चा है, अभी मतलब 3rd ईयर में फाइनल में चल रहा है। वो शाम को हम में से खेलने जाता है सर। तो एक दिन उसने क्या टी-शर्ट उल्टा पहना, तो मैंने कहा बेटा उल्टा टी-शर्ट पहन के जा रहा है। उसने कहा मम्मी मुझे सही लग रहा है, किसी और को लगे ना लगे, मुझे सही लग रहा है, मुझे पहन के जाने दो। तो सर वो वास्तव में खेलने गया, खेल के 2 घंटे 3 घंटे, उस दिन भी वो उल्टा टी-शर्ट ही पहन के गया, दूसरे दिन भी उल्टा ही पहन के गया, तीसरे दिन भी उल्टा ही पहन के। वो बोले मम्मी किसी ने मेरे ऊपर ध्यान नहीं दिया, मुझे अच्छा लग रहा है ना, आपको क्यों टेंशन हो रही है। तो इसलिए सर हर व्यक्ति को अपने अंदर ही अपन को क्या अच्छा लग रहा है वही सोचना चाहिए, किसी और पे ध्यान ना दे के। थोड़ा बारीकी से देखेंगे ना और रुक के किसी से भी बात करेंगे कि उल्टा टी-शर्ट पहनना क्यों उसको अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो बहुत सामान्य सी बात दिखेगी आपको कि भीड़ से अलग हट के दिखना हम चाहते हैं। दूसरों से अलग हट करके कुछ विशेष दिखने का हम सबका एक आदत हो गया है, ठीक है, आदत हो गया और उसको जैसे भी हो सके हम करना चाहते हैं। तो मैं फिर से कहूँगा कि ये सारी जगहों पर आप देखिएगा कि ये प्रोग्रामिंग कहाँ हो रही है, तो दिखता है कि कोई ना कोई मान्यता बन गई है यहाँ समझ के बदले। तो यहाँ मान्यता ये बन गई है कि दूसरे से हम अलग दिखेंगे तभी लोग हमारे ऊपर ध्यान देंगे, तभी हमारा कोई वजूद और अस्तित्व रहेगा, नहीं तो हम भीड़ में खो जाएंगे। ये मान्यता यहाँ बन गई है समझ के बदले, और ये मान्यता उसके भाव को, विचार को, डिसीजन को गवर्न कर रही है। तो जब तक यहाँ समझ वाली भाग पर काम नहीं होगा ना, तब तक तो भाव और विचार ठीक हो भी नहीं सकता है, किसी का पॉसिबल भी नहीं है। तो कल जहाँ से हमने बात को शुरू किया था, मैं 5 मिनट में उसको समराइज करके वापस आगे बढ़ा लेता हूँ कि चर्चा यहाँ से शुरू की थी कि सारी चीज़ों को बेहतर करने के साथ साथ आदमी का मानसिकता ठीक होना भी ज़रूरी है। अगर ये आदमी की मानसिकता ठीक नहीं होती है तो जिन समस्याओं को भी हम झेल रहे हैं परिवार में, समाज में, प्रकृति में, ये सब समस्याएं बनी ही रहेगी, बनी ही रहेगी। पहली सिंपल बात हमने ये कही थी। दूसरी बात ये कही थी कि एक विकसित मानव कौन होगा, अच्छा मानव कौन होगा, उसके पैरामीटर क्या होंगे। तो उसमें ये सारी बात की थी कि समझ ठीक है, मानव, परिवार, समाज, प्रकृति, अस्तित्व, ये सब को समझ के संतुलित होकर जीना जानता है। भाव में विश्वास, सम्मान, स्नेह, प्रेम जैसे भाव को रख पा रहा है, विचार में समाधान कर पा रहा है, व्यवहार में न्याय कर रहा है और व्यवसाय में प्रकृति के नियमों का ध्यान रख के सदुपयोग कर रहा है सुविधा का, तो विकसित मानव है। अगर वो नहीं कर पा रहा है तो डिग्री कितनी भी हो, पैसा कितना भी हो, कितने भी बड़े घर या शहर में रह रहा हो, कितना भी लेटेस्ट मोबाइल या लेटेस्ट ब्रांड का कपड़ा लेके घूम रहा हो, अगर ये पैरामीटर्स नहीं हो रहे हैं उसमें, तो वो एरिया तो अविकसित है। सुप्रभात सर, जैसे हम यहाँ स्वयं के भाव की बात करते हैं, उसमें से एक जैसे विश्वास है, यकीन, भरोसा, जो तो मेरे मन में जो है दूसरों के प्रति, परिवार के प्रति, हर किसी के प्रति मेरा जो विश्वास है वो अपनी जगह पर है। लेकिन
मैं किस पैरामीटर से इस चीज़ को तय करूं कि सामने वाले का विश्वास भी मुझ पर उतना ही हो या होना चाहिए। मैं अपने प्रति ईमानदार हूँ, लेकिन यह तय कैसे करूं कि सामने वाला भी उसी मुझे रिटर्न समझ गया ये चीज़। सामने वाले का भाव ठीक है कि नहीं, इसको कैसे तय करें, ये पूछ रहे हैं। मैं फिर से एक ही निवेदन करूंगा कि 3 दिन के लिए छुट्टी दे देते हैं सामने वाले को। 3 दिन बाद हम ले आएंगे सामने वाले को भी कि क्या करें उसका। पर ये 3 दिन थोड़ा रुक के ये देखना इसलिए ज़रूरी है। मैं बार बार इस पर इसलिए कह रहा हूँ कि हो सकता है सामने वाला भी यही सोच रहा हो कि मैं तो बहुत भरोसा करता हूँ, इसको कैसे जांचूं। तो वो शंका सामने वाले की हम दूर कर सकें तब तो हम उससे कुछ उम्मीद करेंगे, नहीं तो वो भी हो सकता है हमारे लिए ही आस लगा के बैठा हो जैसे हम आस लगा के बैठे। सर, लेकिन इस दरमियान विश्वास टूटने वाली भी तो बातें आती हैं। अब जो हालत हो रहा होगा 3 दिन और हो जाए अब झेल ही रहे हैं जिस दुख को जी, 3 दिन और झेल लें, फिर सुधार लेंगे दूसरे को भी। मना नहीं कर रहा हूँ मैं, अभी तो 7 दिन हमको सेशन चलाना है, हम तो 3 ही दिन कह रहे हैं, तो हम भाग नहीं जाएंगे कि 7 दिन बाद देखेंगे। 3 दिन बाद जितना बच जाएगा सामने वाले का ना, सब उपाय पर बात कर लेंगे। पर ये पकड़ना ज़रूरी है कि अगर सामने वाला भी इसी उम्मीद में बैठा है कि ये कुछ करे, मैं इस उम्मीद में बैठा हूँ कि सामने वाला कुछ करे, तो अब ये तो डेडलॉक सिचुएशन हो गया ना। ऐसा गाड़ी फंस गई कि मैं चाह रहा हूँ आप कुछ ठीक करें, आप चाहते हैं मैं कुछ ठीक करूँ, अब गाड़ी ऐसे फंस गई। अगर इस फंसे हुए को खोलना है तो किसी एक पक्ष को तो ईमानदारी से देखना ही होगा ना कि मैं सारा ठीक कर रहा हूँ कि नहीं, कर रही हूँ कि नहीं, तभी तो खुलेगा। अगर दोनों ही पक्ष सामने वाले से सिर्फ उम्मीद करते रहे तो पूरी ज़िंदगी ऐसे फंसा रहेगा, वो कभी नहीं खुलेगा। कोई एक पक्ष देख ले अपनी तरफ से और उसका जीना सीधा हो जाए तो फिर खुल सकता है, खुल सकता है। लेकिन दोनों ऐसा फंस गए हैं फिर तो नहीं खुलेगा, कैसे खुलेगा। तो 3 दिन के लिए थोड़ा छुट्टी देते हैं सामने वाले को, प्रश्नों को अपने संदर्भ में फिक्स कर लेते हैं। जी कुछ कह रहे? नमस्ते भैया, एक बात ये जानने की इच्छा है कि व्यक्ति का भाव और समझ, उस पे हेरिडिटी डीएनए का कितना इफेक्ट होता है? क्योंकि अगर ये इफेक्ट है तो क्या आसानी से पॉज करके किसी सिचुएशन में सोचने से वो उसका समाधान हो जाएगा क्या? हमको तो एक ही कमेंट करना है इस पर कि इस पे कुछ निष्कर्ष लेने के बदले खुले मन से प्रयोग करके देखा जाए। अगर 7 दिन में आपके समझ में कुछ बदलाव हो जाता है तो किसी भी डीएनए का आदमी हो समझ ठीक हो सकता है। अगर 7 दिन में आपके समझने में कोई बदलाव नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता, तो डीएनए से चलता है, ऐसा मान लेंगे हम। जैसे व्यक्तिगत बात हो कि कोई प्रतिक्रिया क्रिया अपन जो करते हैं वो हो सकता है कि हेरिडिटी मिली है, तो कोई सिचुएशन आती है उस समय एंसेस्टर ने भी ऐसा किया होगा तो सेम रिएक्शन अपना भी हो जाता है। तो क्या समझ के आधार पे या कोई पॉज लेने पे उस सिचुएशन में इसमें कोई परिवर्तन आ सकता है या सेम रिएक्शन ही रहने हैं? अगर हमसे पूछेंगे तो बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि मैं अपना ही व्यवहार देखता हूँ। 20 साल पहले कुछ और था, आज बहुत बदल गया है। अगर हमसे पूछेंगे तो मैं अपना उत्तर तो आपको बहुत आसानी से दे सकता हूँ कि 20 साल पहले मुझे जिन बातों पे गुस्सा आता था आज नहीं आता है। 20 साल पहले हमको ये यूथ को देखना होता था ना, ठीक है, तो समझ में नहीं आता था क्या करें इनका। आज हमको ऐसा नहीं लगता है, आज हमको ऐसा नहीं लगता है। पहले मैं किसी को कुछ उल्टे पुल्टे काम करते देखता था तो हमारा खून जलता था, आज हमको नहीं जलता है। तो अगर हमसे पूछेंगे तो मैं अपने लिए तो बता सकता हूँ कि हमारी ज़िंदगी तो समझ के साथ बदली है, बदल रही है। ये मैं तो क्लियरली अपने लिए देख पाता हूँ। आपके लिए ऐसा है कि नहीं, इसको 7 दिन प्रयोग करके देख लेते हैं, देख लेते हैं, 7वें दिन तय कर लेंगे, तय कर लेंगे। जी भैया, एक और अच्छी बात जो कल के सेशन में हुई थी वो समझ में आई
कि बहुत बार कम्युनिकेशन गैप जब होता है, समझाने की बहुत सारी स्टेप्स बताई थी आपने, तो एक स्टेप ये अच्छी समझ में आई कि सामने वाले के लेवल पे जाके आप समझो या समझाओ उसको अगले को। तो मुझे ऐसा लगा एज ए टीचर, यहाँ बहुत सारे हैं, हमारे सामने जो मास होता है स्टूडेंट्स का, उसको समझाने में ये ट्रिक बहुत महत्वपूर्ण होगी कि उस लेवल पे जाके अगर हम समझाएं तो बच्चा शायद अच्छे से समझ सकता है। तो एक उस बात के विरोध में एक बात ये आती है कि स्कूल में जैसे मैं भी पढ़ाता हूँ एज ए टीचर के रूप में, तो स्कूल जब शुरू होता है, जहाँ तक ख़त्म होता है, वहाँ मेरी अवेयरनेस और मेरी जागृति उस लेवल पे होती है कि बहुत डिवोशन होता है। वो किसी भी तरह का बच्चा सामने आ रहा है और किसी भी तरह का क्वेश्चन वो पूछ रहा है, इवन क्लास में ये भी कहता हूँ कि आप मुझे 10 बार भी पूछोगे तो मुस्कुराता हुआ जवाब दूंगा, और हो रहा है, ये अच्छे से कर पा रहे हैं। घर में नहीं हो पाता पर ये बता रहा हूँ, सेम कंसेप्ट मुझे अगर ग्रामर का मेरे बच्चों को मुझे समझाना है, वो पेशेंस नहीं आ पाता है किसी परिस्थिति में, और अगले ही पल मैं उसको डांट भी देता हूँ, गुस्सा भी कर लेता हूँ, और वही जवाब मैं 10 बार उस बच्चे को दे रहा हूँ जो समझ ही नहीं पा रहा है। ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों होता है पता नहीं। कारण तो आप पूछेंगे तो मैं 2 एनालिसिस करूंगा इसका। पहली बात तो ये समझ में आने की ज़रूरत है कि अगर एक जगह हम गुस्से और विरोध से बाहर निकल सकते हैं तो दूसरी जगह भी बच्चा कारण नहीं है हमारे गुस्से का। ठीक है, बच्चा कारण नहीं है, कारण हमारे अंदर की कोई मान्यता है जो हमको ब्लॉक कर देती है वहाँ। ठीक है, ये पहले पहचानना जरूरी है। अभी हमको लगता है गुस्से का कारण बच्चा है। ठीक है, हमको ये पहचानना जरूरी है कि गुस्से का कारण बच्चा नहीं है, गुस्से का कारण हमारी दृष्टि में अंतर है। हमारी कोई एक मान्यता यहाँ काम कर रही है, कोई दूसरी मान्यता वहाँ काम कर रही है। तो आप पूछेंगे कि क्या मामला है उसमें, तो कहीं ना कहीं अपने बच्चे को बहुत जल्दी समझदार, जिम्मेदार और विद्वान बना देने की जल्दी है, उसकी हड़बड़ी है, उसकी जल्दीबाजी है, और हम चाहते हैं कितना जल्दी धक्का मार के उसको पहुंचा दें। मैं हर बार एक ही बात कहता हूँ, अगर आप सामने वाले को खिला रहे हैं कुछ, तो आपके पास क्या क्या उपलब्ध है वो सब उसके मुंह में ठूंस देंगे, या उसकी भूख क्या है, उसकी पसंद क्या है, वो स्थिति को दे के खिलाएंगे तो उसके लिए ज़्यादा ठीक होगा। क्या ठीक होगा? अभी हम क्या करते हैं, अपने बच्चे के लिए इतना ओवर अटैचमेंट होता है कि हम पूरा दुकान जो हमारे पास पड़ा है वो सब उसके मुंह में डाल देना चाहते हैं। हमको ये पकड़ना ज़रूरी है कि अगले का रुचि, अगले का भूख, वो क्या पचा सकता है अभी, वो स्टेप पकड़ के उसको देंगे तब आगे बढ़ेगा, या जो मेरे पास है सब उड़ेल देंगे तब आगे बढ़ेगा। ये बात दिखती? आपको भूख नहीं हो और खूब बढ़िया जो है हलवा, काजू और बादाम डाल के खिलाई ना, नुकसान करेगा आपको, फ़ायदा नहीं करेगा, तकलीफ बढ़ेगी, कम नहीं होगी, कम नहीं होगी। तो ये मान्यता जो हमारी होती है ना, अपने बच्चे को जल्दी से जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा उड़ेल करके उसको आगे बढ़ा देने का, तो हम ये सिद्धांत भूल जाते हैं कि सामने वाला जहाँ खड़ा है वहाँ से क्रमबद्ध ढंग से आगे बढ़ेगा, या हमारे पास जो कुछ भी है सब उड़ेल देने से वो आगे बढ़ेगा। इसको बार बार अपने से पूछने की ज़रूरत है, और जितना इसमें आप संतुलित हो पाएंगे उतना फिर बच्चे के साथ भी आपका जीना बदल पाएगा। करके देखिए, प्रयोग करके देखिए कि जब भी वो जल्दीबाजी शुरू हो तो अपने से सिंपल ये सवाल पूछें कि बच्चा जहाँ से खड़ा है, जितना पचा सकता है, जिस क्रम में चल सकता है, वो हमारे देने का आधार होगा, या मेरे पास जो कुछ भी है वो सब बारिश उसके ऊपर कर देना, ये हमारे देने का आधार होगा। ये सवाल भर पूछें। माइक दे दीजिएगा पीछे। जी भैया, एक मिनट, इसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ। हाँ। ये भी एक बात और भी समझ में ये आती है कि
जैसे घर में कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, ठीक है, ये समस्या होती होगी जनरली लोगों को कि बुजुर्ग व्यक्ति है तो जैसे कहते हैं बूढ़ापा बचपन होता है, ठीक है, ये बात कह लेते हैं, हम जानते भी हैं, समझते भी हैं, पर वही बुजुर्ग किसी चीज को लेके कोई क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है, उस समय उसको समझाने में हम वो चीज भूल जाते हैं कि ये बूढ़ा है लेकिन बचपन जैसा व्यवहार कर रहा है, और हमारा उनको समझाने का जो तरीका उस लेवल पे नहीं जा पाता। अपन वही सोच रहे हैं यार 80 साल का व्यक्ति है, इसको समझ में आ जाना चाहिए, पर हम वो बात मिस कर जाते हैं कि 80 साल में वो बचपन जैसा व्यवहार कर रहा है, तो हम उस लेवल पे जाके शायद समझाएं तो उनको समझ में आ सकता है। ये बात थोड़ी समझ में आती है इस तरीके से, पर डे टू डे की रूटीन में वापस वो मिस हो ही जाती है, और अपन इतना बड़ा व्यक्ति और इस तरह की बात कैसे कर रहा है, ये बात होती रहती है जनरली। डे टू डे में वो मिस इसलिए हो जाता है क्योंकि जिसको हम महत्वपूर्ण मानते हैं उसी पर हमारा ध्यान रहता है। मैं पिछले दिन भी ये उदाहरण दे रहा था, कितनी भी जल्दीबाजी हो ना, अगर हमको अपना चेहरा महत्वपूर्ण लगता है, लुक महत्वपूर्ण लगता है, कपड़े महत्वपूर्ण लगते हैं, तो कितनी भी जल्दीबाजी हो हम आईना देखे बिना घर से बाहर नहीं निकलते, नहीं निकलते। कितनी भी जल्दीबाजी हो, आप हॉर्न बजाते रहिए, नीचे से हल्ला करते रहिए, कुछ नहीं होना है जी, कुछ नहीं होना है, वो तो देख करके ही उतरेंगे, क्योंकि हमको अपना लुक महत्वपूर्ण लगता है। तो जिस दिन ये संबंध महत्वपूर्ण दिखने लगता है, जिस दिन ये संबंध का सुख हमारे लिए महत्वपूर्ण होने लगता है, उस दिन से इन सारे बिंदुओं पर भी ध्यान जाना शुरू हो जाता है। ध्यान वहीं जाएगा जिसको हम महत्वपूर्ण मान रखें। यहाँ बैठे हुए भी आप देखेंगे ना, तो हमारा ध्यान अलग अलग जगहों पर जाता रहता है। सब लोगों का ध्यान एक ही जगह नहीं जाता है। जिसने जिसको महत्वपूर्ण मान रखा है उसका ध्यान वहाँ लौट लौट के आएगा। अगर किसी के लिए घर में छोटा बच्चा होगा तो ध्यान वहाँ जाता होगा, किसी का बिजनेस होगा तो हर आधे घंटे में ध्यान वहाँ जाता होगा और हिसाब लगाता होगा कि बिजनेस करना ठीक है कि यहाँ बैठ के सुनना ठीक है। तो जिसने जिसको महत्वपूर्ण मान रखा है ध्यान उस तरफ ही जाता है। इसीलिए ये बात हम लोग कर रहे हैं कि वास्तव में रुक करके देखें कि ये समझना हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि नहीं, ये भाव और विचार का ठीक होना हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि नहीं, ये संबंध में व्यवहार का ठीक होना हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि नहीं। अगर महत्वपूर्ण लगेगा तो ध्यान उस तरफ जाएगा जाएगा। ठीक कह रहे हैं आप कुछ कह रहे थे, माइक दे दीजिएगा जी। हेलो, अभी बहन ने एक बात कही कि बच्चा उल्टा टी शर्ट पहन के चला गया, उन्होंने स्वीकार भी कर लिया। उसकी जगह बेटी होती और ऐसे कपड़े पहनकर जाती जो समाज में अशोभनीय था, और माँ के मन में विचार आता है कि ये ठीक नहीं लगता है। बच्चे के प्रति बहुत प्यार, सम्मान, स्नेह सब कुछ है, लेकिन उस समय रोकने के लिए वो एक झापट भी मार सकती है, या कुछ है ना वो गुस्से में भी बात कर सकती है। यह बात ठीक है या यह बात ठीक नहीं है कि परवरिश में कमी है, ये दोनों बातें हैं। अभी तात्कालिक रोक से अशोभनीय लग रहा है, रोकना, उसको रोकना है, तो मुझे क्या है, गुस्सा करना पड़ रहा है, तो ये ठीक है? या अभी जो अपनी बात चल रही थी उसमें उसको बाहर जाने देना चाहिए? कि अगर हमसे पूछेंगे ना तो मुझे तो बिना गुस्सा किए अपनी बात को ज़्यादा सटीकता से कहने का ढंग आता है। मैं अपनी बात अब कह रहा हूँ, और इसको हम जितना लाइव डेमो कहेंगे हम 3 दिन बाद करके दे देंगे कि आप खड़े हो जाइए बच्चे की जगह से, हम आपको बात करके दिखा देंगे। हम तो वर्कशॉप में वो भी कर देते, लेकिन 3 दिन बाद, अभी नहीं। अभी तो हम थोड़ा फोकस लाना चाह रहे हैं अपने ऊपर कि किसी जगह से ध्यान अपने ऊपर तो लौटे। पिछले दिल्ली के वर्कशॉप में अगस्त में एग्जैक्टली इसी बात को लेकर के एक बिटिया थी भी संयोग से उसी एज ग्रुप की, ठीक है,
हम तो 10 मिनट में बात करके सारे पेरेंट्स को दिखा दिए कि क्या बात हो सकती, कैसे बात हो सकती। इस बार भी करना होगा तो आप जिस मुद्दे को कहेंगे हम उस पर कर देंगे। हमको लगता है कि हम सम्मान और स्नेह से बात कर रहे हैं। किसी भी अगले से बात करने का जैसे एक प्रिंसिपल है ना, वो जगह आके खड़ा होना, उस जगह पे जाके बात करना, वैसे ही एक सिंपल सिद्धांत है कि अगला अगर कोई काम करना चाह रहा है, एक तरह का कपड़ा पहनना चाह रहा है, तो क्यों चाह रहा है, उसके पीछे की उसकी ज़रूरतें क्या हैं, कंसर्न्स क्या हैं, कारण क्या है, नीड क्या है, उसको पहचानना। पर मैं अभी उस टॉपिक को नहीं ओपन करना चाह रहा हूँ, हम उस समय करेंगे इसको कि कैसे उसको डायलॉग को किया जाता है। बट एक लाइन में अभी मैं इतना ही कह रहा हूँ कि अगला जहाँ खड़ा है वो किस कारण से इस काम को कर रहा है। हम एक तरह के कपड़े पहनते हैं, एक तरह के खाने के लिए जिद करते हैं, एक तरह की मूवी देखने का जिद करते हैं, कुछ ना कुछ तो कारण होगा ना उसके पीछे। अगर वो कारण को सुनने का, पहचानने का काम कर देंगे ना कि वो अपनी कौन सी ज़रूरत को पूरा करना चाह रहा है, अगर उसको सुनने और पहचानने का काम करेंगे और उस पर चर्चा और संवाद को करेंगे तो बात आराम से हो सकती है। अभी हम सारी बात ही यहाँ से शुरू करते हैं, क्यों नहीं बात होती है? हम सारी बात ही शुरू करते हैं पोजीशन लेके कि एक ने कहा टी शर्ट पहनना है ऐसा, दूसरे ने कहा नहीं पहनना है। एक ने कहा मोबाइल खेलना है, दूसरे ने कहा नहीं खेलना है। एक ने कहा ऐसे कपड़े पहनने हैं, दूसरे ने कहा हरगिज नहीं पहनने देंगे। मैं सबसे एक बेसिक सवाल पूछता रहता हूँ कि निर्णय पहले होगा कि चर्चा पहले होगी? पक्का है? डिसीजन पहले होगा कि डिस्कशन पहले होगा? डिस्कशन पहले होगा। हाँ? जब हम कह रहे हैं कि मोबाइल खेलना है हमको या ये कपड़े पहनना है हमको, तो ये डिसीजन है कि डिस्कशन है? क्या है ये? जब हम कहते हैं कि हमको ये कपड़े पहनने ही हैं, ये डिसीजन है कि डिस्कशन है? हाँ, डिसीजन है। हम कहते हैं हम तुमको ये कपड़े नहीं पहनने देंगे, ये डिसीजन है कि डिस्कशन है? हाँ, डिसीजन है। डिसीजन है। डिसीजन जब ले ही लिया है दोनों पार्टी ने, तो चर्चा के नाम पे तो बहस ही करेंगे जी, और क्या करेंगे? अगर आप एक डिसीजन से ही खड़े हो, मैं भी एक डिसीजन से ही खड़ा हूँ, तो चर्चा के नाम पे बहस ही तो होगा, और क्या होगा? कुछ और हो सकता है क्या? इसको पकड़िए तो उत्तर ऐसे ही मिल जाएगा कि अगर हम पोजीशन लेके ही खड़े हैं, एक निर्णय के साथ ही हम अगर चर्चा करने आ रहे हैं, निर्णय पहले ही ले लिए हैं, तो हरियाणवी की एक कहावत है, मैं गुरुकुल में था तो हम लोग हर बार कहते रहते कि वहाँ एक कहावत चलती कि पंच जो आए हुए हैं किसी मामले का समाधान करने के लिए, ये नाला घर के बगल कहाँ से गुजरेगा, उसको लेके पंच आए हैं बात करने। तो उस आदमी ने कहा जो पंच कहेंगे सब मानूंगा मैं, पंचों की राय सिर आँखों पर, सिर माथे पर, जो कहेंगे सब मानूंगा, लेकिन नाला तो यहीं से गुजरेगा। तो अगर ये फिक्स कर ही दिए हैं कि नाला यहीं से गुजरेगा, तो फिर पंच करेंगे क्या? करेंगे क्या? तो हम में से ज़्यादातर लोग जो चर्चा करने जाते हैं ना, वो खूंटा पहले गाड़ देते हैं। जब खूंटा गढ़ ही गया तो अब चर्चा क्या होगी? अब तो बहस होगा, और उस बहस में आप सिद्ध करने का कोशिश करते हैं कि आप सही हैं, मैं गलत हूँ, और मैं ये सिद्ध करने का कोशिश करता हूँ कि मैं सही हूँ, तुम गलत हो। तो मैं कहता हूँ बहस को तो सुनने की भी ज़रूरत नहीं है, वो 10 मिनट चले कि 1 घंटा चले, सारे बहस का एक ही निष्कर्ष होता है कि मैं सही तुम गलत। इससे ज़्यादा किसी बहस का कोई निष्कर्ष है क्या? आप रुक के देखिए, कभी भी जितने बहस चलते हैं सबका एक ही फिक्स्ड निष्कर्ष है, मैं सही तुम गलत। और जितना ज़्यादा जोर से हम दूसरे को गलत सिद्ध करते हैं ना, वो उतना हमसे कनेक्टेड महसूस करेगा कि डिसकनेक्टेड महसूस करेगा?
जितना ज़्यादा जोर से हम प्रूव करेंगे कि दीदी तुम गलत हो, उतना आप हमसे कनेक्टेड महसूस करेंगे कि डिसकनेक्टेड महसूस करेंगे? डिसकनेक्टेड महसूस करेंगे। ठीक, तो हमारी आपकी दूरी बढ़ती चली जाती है ठीक होने के बदले। कैसे किया जाए इसको मैं अभी नहीं ओपन करता हूँ, इसको हम देखेंगे 3 दिन बाद। जी, जैसा कि भरत जी ने कहा कि ये डिसीजन भूल गया हूं मैं इस चर्चा को, जैसा कि आपने कहा कि ये जवाब मैं आपको बाद में दूंगा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो नीड है बच्चे की उस ड्रेस को पहनने की, उसकी तरफ ध्यान दिया जाए। तो उसकी आवश्यकता क्या है, उसका कारण पूछा जाए कि भैया आप ऐसा ड्रेस पहनकर जाना क्यों चाहते हो, और उसके बाद हमारी जो मान्यता है उस मान्यता को एक तरफ रख करके उसकी नीड को समझ करके, और फिर हमारी जो सोच है उसको उससे शेयर करके ये कहा जाए कि ये ड्रेस पहनना क्यों खराब है, क्यों गलत है, तो समाधान संभव है। करेंगे, हम इस पर बात करेंगे। सर, आज नहीं। इसी को मैं आगे बढ़ाता हूँ। जी, आपने बोला था, हाँ, आपने बोला था कि बच्चे की जो पचा पाता उसको वही खाने दीजिए। तो आज का बच्चा तो पिज़्ज़ा बर्गर पचाने की इच्छा रखता है, तो क्या उसको मक्के की रोटी या गेहूं की रोटी के लिए अपन को प्रेरित नहीं करना चाहिए? हमको जब शुरू ही यहीं से करते हैं ना, ये सारी भाषा को अगर बच्चा सुनेगा ना, पलट के जवाब देगा, क्योंकि उसको सुनते ही ये सुनाई देता है कि आप कह रहे हैं कि आज की पीढ़ी नालायक है, उसको हम सुधारेंगे। बुरा नहीं मानिएगा, सुनाई ऐसे देता है अगले को, और जैसे ही अगले को ये सुनाई देगा ना कि मैं नालायक हूँ, ये हमको सुधारने के लिए बैठे हैं, वो सुधरेगा नहीं, वो पहले आपका पर्चा खोलेगा कि आपकी पीढ़ी क्या करती रही है। नहीं, हमारी पीढ़ी और हम जो हैं वो तो उस कल्चर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जैसे मैं अभी गांव में रहता था, उसके बाद शहर में गया, तो मैं गांव में तो छत पे पानी डाल के अच्छे से ऊपर छत से आराम से सोता था, लेकिन जैसे ही शहर के कल्चर में गया, 10 साल मैंने एक एसी लगाया, इस साल दूसरा लगाया, हो सकता है अगले साल तीसरा लगाना पड़ जाए। तो क्या उस पीढ़ी को प्रेरित नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो कैसे प्रेरित करना चाहिए कि वो छत की जो ठंडी हवा है, जो छाँव है, वो अपने लिए बेस्ट है? वही कह रहा हूँ, आप गांव से शहर गए तब नहीं दिखा कि गलती की है कुछ, ठीक है, तब तो लग रहा है कि ये जरूरत है, हम तो गए। अगला कह रहा है एसी लगा दो, तो तकलीफ शुरू हो रही है। हम सबके देखने के डिजाइन ऐसे हो गए हैं कि जो हम करते हैं वो तो जरूरत थी उस समय की। आप अभी बताएंगे कि नहीं जाते तो घर में क्या करते, नौकरी नहीं था, खाने के उतने इंतजाम नहीं थे, ऐसे 4 कारण देंगे अभी आप। नहीं, मैं दे रहा हूँ ना आपको। जी, मैं उसके एजुकेशन के लिए गया, एजुकेशन भी वेल मिल रहा है, नो डाउट, लेकिन जो आसपास का जो कल्चर है वो बाहर का सोने का है ही नहीं। तो अब तो आपको समझ में आना चाहिए कि जिंदगी तो उसके लिए नहीं, उसके लिए मैं वो पूछ रहा हूँ आपको कि क्या आपकी तरफ से वो क्या कि वो जो पचता है वही खिलाना चाहिए, तो क्या हम उसके लिए वो प्रेरित नहीं कर सकते कि बेटा जो पुरानी जो छत की हवा थी वो उस पर अपन को वापस लौटना है, और नहीं लौटेंगे तो आने वाले समय में जैसे कोरोना में ऑक्सीजन की कमी पड़ी है, उससे तो मैं बिजली की भी कमी पड़ेगी, तो ऐसी परिस्थितियों में रहने के लिए भी अपन को हैबिचुअल होना चाहिए। मुझे इतना ही कहना है कि आप जिस तरीके से समझा रहे हैं, अगर बच्चा समझ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, मुझे क्या तकलीफ है जी। जिस तरीके से आप समझा रहे हैं, अगर वो काम कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड, बढ़ा जाए उसमें आगे। अगर वो नहीं काम कर रहा है तो हम 3 दिन बाद बात करेंगे कि कैसे उसको ठीक किया जाए। और रही बात जो उनके प्रश्न के उत्तर में मैं कह रहा था, तो बच्चा जहाँ खड़ा है वहाँ जाके बात करने का ये मतलब नहीं होता है कि बच्चा जो कह रहा है हम वो सब करेंगे। अगर आपको ये मतलब समझ में आ रहा है तो ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, और ये उनके कहने का भी आशय नहीं था, ठीक है, वो आशय नहीं है। आशय तो ये है कि बच्चे को अगर हम कुछ समझाना भी चाहते हैं तो जिस तरीके से वो समझ सकता है उस तरीके से बात करेंगे, या हम अपनी राम कथा लेके बैठेंगे। जी,
कोशिश कर रहे हैं हम लोग धीरे धीरे एक एक बिंदुओं को करने का। तो मैं ब्रेक करने के पहले 5 मिनट का टाइम लूँगा। मैं 5 मिनट में आपको हैंडओवर करता हूँ। हेलो कि हाँ, मेरा क्वेश्चन है कि हम परिवार में और समाज में रिश्तों में हमें कई बार एक दूसरे को मदद करने की ज़रूरत पड़ती है, तो हम उनकी मदद करते हैं और बार बार करते हैं, हमें उसमें कुछ मिलता नहीं है रिटर्न और में। सामने वाला नहीं करता है। और सामने वाला नहीं करता है। हम लोग ये सब सवालों को हर बार वही कहूँगा, देखिए सारे सवालों को सुनेंगे ना, जनरल कैटेगरी सारे सवालों का एक ही है, मैं ठीक हूँ, सामने वाला नालायक है, उसका क्या करें। और हमारे बीच में घृणा और ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है ना, है ना। हर बार प्रश्न वहीं जाके रुकता है कि मैं तो ठीक हूँ, सामने वाला नालायक है, क्या किया जाए उसका। मैं तो एक ही बात कह रहा हूँ कि ये 18, 20, 25, 50 साल से आप जैसे झेल रहे हैं सामने वाले को, झेल लीजिए 3 दिन और 3 दिन और, ठीक है। 3 दिन थोड़ा इस बात पे भी तो लगाया जाए कि वास्तव में हमारी तरफ से भी सब ठीक हो रहा है या हम भी कहीं आग में पेट्रोल डाल रहे हैं। इस पर कम से कम 3 दिन तो लगाया जाए, नहीं तो हर बार यही लगता है कि समस्या का कारण कोई और है। हमको कभी भी ये लगता नहीं है कि समस्या के कारण में हम भी कहीं हैं। मैं हर बार ये ध्यान दिला रहा हूँ कि ये सुख और दुख कहाँ हो रहा है, अंदर हो रहा है कि बाहर हो रहा है। अगर ये दिखना शुरू हो कि ये अंदर हो रहा है तो ठीक है, बाहर से कोई ट्रिगर आता होगा, कोई स्टिमुलस आता होगा, कुछ तो होता होगा, कोई उद्दीपक, कोई घटना, कोई कारण बाहर भी होगी, बट उसका एक कारण अंदर भी तो है। हो अगर अंदर रहा है तो एक कारण यहाँ भी तो है। हम ये छोर को भी तो पकड़ के कुछ काम कर लें, फिर बाहर वाले छोर से भी कुछ काम कर देंगे। जो छोर अपने पास है हम उस तरफ नहीं देख करके, जो छोर आपके हाथ में है हम रस्सी वहाँ से समेटना चाहते हैं कि ये रस्सी पकड़े हैं, एक छोर मेरे हाथ में है, एक छोर आपके हाथ में। हम चाहते हैं कि ये पूरा सिमटे, लेकिन जो छोर आपके हाथ में है काम वहाँ से शुरू हो। अगर समेटना है उस रस्सी को जिसको हम दोनों पकड़े हैं, तो अपने तरफ से समेटना शुरू करेंगे, तब तो हम कुछ कर सकते हैं। अगर आपकी तरफ से उसको समेटना है तो आपका मुंह देखने के अलावा तो कुछ नहीं कर सकते जी। शिकायत कर सकते हैं, ब्लेम कर सकते हैं, यही हो सकता है। तो हमारा एक ही विनम्र निवेदन है, हम ये सब का उत्तर दे देंगे। हो सकता है आपको पूछना भी नहीं पड़े, 90% जगहों पे आप खुद ही रिजॉल्व कर लें इन चीज़ों को, हमको पूछना भी नहीं पड़े। थोड़ा स्टेप से एक बार अपने ऊपर ध्यान को थोड़ा स्थिर करके तो देखिए। जितना मानव के रूप में खुद को समझेंगे ना, उतना ही दूसरा भी समझ में आएगा। जितना मानव के रूप में हम स्वयं को समझने का काम करते हैं ना, उतना ही दूसरा आदमी भी समझ में आता है। हम अपने को भी देखने और समझने का उस तरह से काम नहीं करेंगे तो दूसरा आदमी कुछ समझ में ज़्यादा आता नहीं है हमको। फिर हमको यही लगता है कि दुनिया में सब बेकार हैं, हमको छोड़ के, ठीक, हमको छोड़ के। तो पिताजी भी अगर ये कह रहे होते हैं ना कि बेटा किसी की बात पर भरोसा नहीं करना, तो ये कह रहे होते हैं कि बेटा मेरी बात पर भरोसा करना, बाकी सब पे नहीं करना, कि नहीं। क्योंकि अगर इसी बात पर बच्चा भरोसा नहीं करेगा तो कहने का फ़ायदा क्या हुआ। अगर वो जो कह रहे हैं कि बेटा किसी पे भरोसा नहीं करना, अगर इसी बात पर बच्चा भरोसा नहीं करे तो फिर कहने का मतलब क्या रह गया। तो हम सबको कहीं ना कहीं ये लगता है कि हम तो ठीक हैं, हमारा तो सब सही ही है। हम एक ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि थोड़ा रुक करके 3 दिन का समय अपने ऊपर भी लगा लिया जाए, फिर दूसरे का भी कर लेंगे। हो सकता है आपका प्रश्न का उत्तर खुद ही मिल जाए, और नहीं मिलेगा तो हम तैयार हैं वो सबको देने के लिए। हम बात करेंगे इस पर, सुना कैसे जाए इस पर भी बात करेंगे, बोला कैसे जाए इस पर भी बात करेंगे। बट वो सब के लिए उतना मार्जिन चाहिए, मार्जिन चाहिए थोड़ा, कि ये 3 दिन थोड़ा पलट के अपने को देखने वाले काम को तो शुरू करें।
बाहर देखने का बहुत अभ्यास है हमारा, बहुत अभ्यास है। तो हमने ये बात की थी कि मानव के रूप में विकसित होने का, और जब अब जितनी बार मानव कहें ना तो अपने का चित्र को देखा जाए, दूसरे का चित्र नहीं देखा जाए। तो मानव के रूप में स्वयं को विकसित करने का मतलब है समझ का ठीक होना, भाव का ठीक होना, विचार का ठीक होना, व्यवहार का ठीक होना, व्यवसाय का ठीक होना। ये पांचों चीज़ें ठीक होंगी तो हम मानव के रूप में ठीक जी रहे हैं, विकसित हैं। ये पांच में से कोई भी खराब होगा तो हमारी स्थिति ऐसी होगी कि आँख ठीक है, कान ठीक नहीं है, कान ठीक है, मुंह ठीक नहीं है, मुंह ठीक है, पैर ठीक नहीं है, पैर ठीक है, हाथ ठीक नहीं है। तकलीफ तो बनी ही रहेगी ना जी, तकलीफ तो बनी ही रहेगी। तो मानव के रूप में ये पांचों भाग पर हम कितना ठीक जी रहे हैं उसकी जांच परख करनी जरूरी है। और ये पांच में ये दो तो बाहर है, व्यवहार और व्यवसाय। इसलिए ये बाहर वाले दो में तो हमारा और आपका मिल के तय होगा कि कैसे चलेंगी चीज़ें। तो घर में खाना भी बनाना चाह रहे हैं यहाँ सदुपयोग की जगह पर, तो हम सबका मिल के तय होगा कि हम कैसे करेंगे। व्यवहार में भी अभी मैं क्या बोलूँगा ये आप पर भी निर्भर करता है कि आप कैसा सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन ये जो पहली तीन चीज़ें हैं ना, समझ की, भाव की, विचार की, वो तो मेरे अंदर है। उस पर सीधा सीधा नियंत्रण आप में से किसी का भी नहीं है। मेरे समझ पर आपका नियंत्रण नहीं है, आपका कंट्रोल नहीं है। मेरा भाव और विचार मेरे अंदर चल रहा है और आप मेरे अंदर घुस के वहाँ कुछ नहीं कर सकते। बल्कि ज़्यादातर समय तो आपको पता भी नहीं होता है कि मेरे अंदर चल क्या रहा है। हमको पता भी नहीं होता कि आपके अंदर चल क्या रहा है। तो ये तीन पर, पहले तीन पर सीधा सीधा नियंत्रण हमारा है, किसी दूसरे का नहीं है। मेरा स्वयं का नियंत्रण है, किसी दूसरे का नियंत्रण नहीं है। ये बाहर वाले दो पर तो आपका भी थोड़ा नियंत्रण है, आपका भी इम्पैक्ट है, असर है। लेकिन ये पहले तीन में तो आपका एक्सेस ही नहीं है। तो जिस दरवाजे के बाहर ताला लगा हुआ हो, हम उसमें घुस ही नहीं सकते हो। अगर उसके अंदर टूट फूट हो रही है तो हम तो नहीं कर रहे जी, हमको जिस कमरे में घुसने ही नहीं दे रहे, ताला लगा हुआ है। अगर उसके अंदर कुछ चीज़ें बिगड़ रही हैं तो मैं तो नहीं कर रहा हूँ, इतना पक्का है। तो अगर मेरे अंदर आप सब लोगों का एक्सेस ही नहीं है, आपको पता भी नहीं होता है कि मेरे समझ में, मेरे भाव में, मेरे विचार में क्या चल रहा है, तो आपका तो कंट्रोल ही नहीं है उस पर। तो ये तीन पर कंट्रोल तो हमारा स्वयं का है, खुद का है, खुद का है। ये बाहर वाले दो पर तो कंट्रोल आपका भी है, लेकिन पहला तीन पर तो हम में से हर आदमी का अपना अपना कंट्रोल है। आप क्या मान्यता बना के बैठे हैं ये आपकी मर्जी है। आप क्या समझदारी लेके बैठे हैं ये आपके हाथ में, आपके हाथ में। तो ये तीन हम में से हर किसी का अपने हाथ में है। ये बाहर वाले दो में वातावरण का भी रोल है। तो ये जो समझने के चार मुद्दे हैं, मानव, परिवार, समाज और प्रकृति, उसमें से मानव को समझने से हमने चर्चा को शुरू की थी। तो अब हम एक छोटा रिक्वेस्ट करेंगे ब्रेक के पहले कि अब जब हम लौट के आएंगे ना, तो एक बार के लिए समाज को, प्रकृति को, परिवार को भी, दूसरे को भी थोड़ी देर के लिए छुट्टी देंगे। मानव क्या है इसको समझने पर थोड़ा फोकस करेंगे, क्योंकि ये मानव समझ में आए तब तो मानव मानव संबंध और परिवार को समझेंगे। तो मानव क्या है उतने पर हम अपने प्रश्न को सीमित रखेंगे। परिवार के दूसरे लोग कैसे ठीक हों, संबंध में बाकी चीज़ें कैसे ठीक हो, समाज कैसे ठीक हो,
इस प्रश्न को हम आज भर के लिए पेंडिंग करेंगे। कल परिवार पर बात करेंगे तो कल परिवार को ओपन कर लेंगे। आज प्रश्न को हम इतने पर फिक्स रखेंगे कि मानव क्या है उसको समझने का काम करेंगे, उसको समझने का काम करेंगे। क्योंकि अगर स्वयं को ही समझने का काम ठीक ठीक नहीं करते हैं तो दूसरा भी कुछ समझ में नहीं आता है जी, नहीं आएगा। ब्रेक कर लेते हैं हम लोग, 20 मिनट के बाद हम मिलते हैं। अनाउंसमेंट कर दीजिए, 20 मिनट के बाद मिलते हैं तो मानव को समझने पर थोड़ा विस्तार करेंगे। नमस्ते सभी को।